जिसको हम सपने पाल के नू सोचा है कि भाई डॉक्टर और इंजीनियर बनावांगे, हर माँ बाप चाहता है कि नहीं चाहता है बच्चों के लिए। आज के लिए हमारा मेन प्रोजेक्ट ही बच्चों को जो कामयाब बनाने का, उनके पढ़ाई का हो रहा है। बता दो आप, क्या हम अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर नहीं दे रहे क्या? बिल्कुल दे रहे हैं जी। कि आज से 20 साल पहले हमारी जो बीएचसी आपने सुनी होगी, एल्ड्रीन आपने सुनी होगी, 20 साल हो गए उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बैन लगा हुआ है। तो 20 साल पहले जो हमारे खेतों में डली थी, उनके अवशेष आज तक खत्म नहीं हुए। उनके अवशेष भी बीएचसी के भी आज हम जो अपने अनाज की टेस्टिंग करते हैं तो उसमें बीएचसी के वो निकलते हैं, असर निकलता है। उस अनाज को हम खा रहे हैं तो हमारे खून की टेस्टिंग होती है तो उसमें भी बीएचसी का और उसका असर निकलता है। माँ के स्तन के दूध की जो टेस्टिंग हुई तो उसके अंदर भी बीएचसी की मात्रा पाई गई है। तो उसके अंदर जब देखते हैं तो वाकई में जब एक बात कहते हैं कि भाई खेती घाटे का सौदा, खेती घाटे का सौदा, तो वो इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पे आमदनी हमारी नाम मात्र है। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य हमारे गांव देहड़ व आसपास के गांव से आए सभी किसान भाई, आप सभी को सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके मेरे को। जब आपका ये आते हुए एरिया जब देखा तो वाकई में मन खुश हो गया था। और यहाँ संदीप के फार्म के ऊपर पहुँचने के बाद तो बस मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि भी कितना बढ़िया जो है यहाँ का इसका प्रयास मैंने जो है देखने को मिला है। जैसा डॉक्टर सुरेश जी ने बताया आपको, आज का हमारा बातचीत का जो विषय है वो प्राकृतिक खेती को लेके है। वैसे तो आप सभी समझदार हो, बहुत टाइम से खेती कर रहे हो और खेती की सारी जो है A to Z बातें आप हो सकता है हमारे से भी ज़्यादा जानते हो, क्योंकि आप लोग जो है तजर्बा 24 घंटे आप वो काम करते हो। बहुत अच्छी पैदावार भी आप ले रहे हो। गेहूं की पैदावार मेरे ख्याल में 60-70 मन की तो यहाँ की भी आम औसत हो रही होगी जी। बिल्कुल। सरसों की भी आपकी जो है जिस हिसाब से जो फसलें खेतों में दिखाई दे रही है तो उसकी भी 25-30 मन किले के आसपास तो आराम से आ जाती होगी। हाँ जी, होती थी जी पहले 30 मन, 32-35 मन तक निकाल, 35 मन तक के हैं। लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों से डाउन आ रही है। चलिए, ये प्रकृति से चीज़ जुड़ी हुई है। कई बार जो है पिछले जैसे सीज़न रहा हमारा जो है बरसात के इतने ज़्यादा होने की वजह से हमारी पिछली जो है फसल में नुकसान भी हुआ और उसका असर अब की बार भी देखने को मिल रहा है। पर अमूमन हम जो है 20-25-30 मन की भी बात करें या गेहूं की जैसे बात करी हमने, ये कई कम पैदावार नहीं है। हम जो है बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं, लेकिन इससे अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ एक चीज आप सारे के सारे जरूर महसूस कर रहे होंगे। हम पहली बात यदि उसको देखें कि जो ये पैदावार लेने के लिए हमारा जो पहले खेती में जो खर्चा होता था, वो खर्चा और आज का खर्चा क्या हमारा बराबर है क्या? मेरे ख्याल में उससे कई गुना खर्चा हमारा जो खेती के अंदर आज जो बढ़ गया है। यदि आप जो शुद्ध आमदनी निकालने की जो है यदि कोशिश करो कि हम जो है हर चीज़ को हिसाब लगाएं कि भी खर्चा कितना हो रहा है और उसके बाद हमारी पैदावार होने के बाद बिक्री के बाद हमारे को बचा क्या है, तो उसके अंदर जब देखते हैं तो वाकई में जब एक बात कहते हैं कि भाई खेती घाटे का सौदा, खेती घाटे का सौदा, तो वो इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पे आमदनी हमारी नाम मात्र है। उस आमदनी के साथ साथ यदि हम एक चीज़ और देखें कि जो ये गेहूं की जो 60-70 मन की जो पैदावार आप जो ले रहे हो, उसके अंदर हमें जो है रासायनिक खादों का जो हमारा यूरिया, डीएपी का उनका प्रयोग करना पड़ रहा है। करते होगे। कितने कट्टे डालने से अपना काम चल जाता है? यदि मैं यूरिया की बात करूं तो 2 कट्टे से काम चल जाता है आपका। 2 से 3 चल रहे हैं जी।
2 से 3 बैग की जो है जरूरत पड़ रही है। और यदि यही चीज मैं जो आज से 5-10 साल पहले की पूछूं तो क्या उस टाइम पे भी ये 3 कट्टे डालने की जरूरत महसूस हो रही थी आपको? नहीं, 10 साल पहले नहीं थी जी। 1.5 कट्टे में काम चल रहा था, तो आपका जो है 10 साल के अंदर अंदर ही आपको दुगने कट्टे डालने पड़ रहे जब आपकी पैदावार आ रही है। मतलब इससे क्या निकलता है हमारा निष्कर्ष कि हमारी जमीन की जो पैदावार देने की जो ताकत थी वो कहीं ना कहीं पहले की निस्बत है जो है वो हमारी कमजोर हुई है। हमें उतनी पैदावार देने के लिए जो है हमारे को यूरिया या डीएपी हमारे को फालतू डालना पड़ रहा है, जब जाके हमारी पैदावार हम ले पा रहे हैं। और उसके बावजूद भी यदि हम देखें तो वो पैदावार जो है एक तरह से स्थिर सी हो गई है, उसके बाद घटनी शुरू हो गई है कहीं ना कहीं। जैसे अभी सरसों की कह रहे थे 3-4 साल से तो कम हो रही है। तो इससे जो है हमारी जमीन की जो ताकत, जो पैदावार देने की ताकत थी, वो साफ झलक रही है कि भी वो हमारी कम होती जा रही है। अब उसके बावजूद भी हम जो है जैसी भी पैदावार हमारी हो रही है, आप एक चीज बताओ, हमारे बड़े जो है उम्र के भी बैठे हैं हमारे किसान भाई को से कि जो ताकत, जो खाने का स्वाद हमारे पहले अनाज में था वो आज जो पैदा कर रहे हैं उसके अंदर आपको लग रहा है कि वो चीज है? नहीं है। ये वास्तव में वो चीज नहीं है आज के टाइम पे। आप देख रहे हो हमारे जो है अमूनन हमें जो कभी बीमार हो जाते हैं, महिलाएं बीमार हो जाती हैं तो उनको जो है अपनी आयरन की गोलियां तो पहले देते ही थे जो हॉस्पिटल में। बच्चों को अपने कैल्शियम के कैलकेरिया फास वगैरह खिलानी पड़ रही है। और आजकल जो है वह आपको हॉस्पिटल में जिंक की भी गोलियां देनी पड़ रही है। मतलब हमारे शरीर को जो चाहिए वे चीजें भी हमारी जो है हम जो खा रहे हैं उससे पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि उसमें वो चीजें कम हो गई हैं, उनमें कमी आ गई है। और वो कमी इसीलिए आई कि भी उनकी हमारी जमीन के अंदर कमी आ गई, तभी हमारे अनाज में कमी आ रही है उन चीजों की। तो उस हिसाब से हम देखें, साथ में जो है उन तत्वों की तो कमी आ ही रही है, उससे पौष्टिकता जो ताकत की तो कमी है ही है। एक चीज आप साफ देख रहे होगा, यदि मैं सब्जी का उदाहरण दूं हम, कि जो सब्जी हम बाजार से खरीद के लेके आते हैं, आप सबको पता है कि भी उसको पैदा करने के लिए जो है आज के टाइम पे कितना ज्यादा हमारा कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। आप गोभी को ले लो, आप बैंगन को ले लो, आप हरी मिर्च को ले लो, आप भिंडी को ले लो, कोई सब्जी आपको पता है कि भी बगैर जो है कीटनाशकों के वो पैदा नहीं हो रही। और यही कारण होता है कि भी जब हम जो है एक दिन भी के लिए भी रख देते हैं तो सवेरे उसकी शक्ल बदली पाव है। वही चीज हमारी कोई जो है यदि हमारे देसी तरीके से खेत में खड़ी है, उस घिया को हम जो है जो हमारी कहीं लकड़ियों पे चढ़ रही है बेल, या कोई जो बिटोड़े पे चढ़ रही है, या कहीं हमारे तूड़ी के उस पे छोर पे चढ़ रही है, उसकी तोड़ के रखेंगे तो वो 1 हफ्ता तक आपको ताजी दिखाई देती है। और जब खाने की बात करें तो आपको सबको पता है, सवेरे उठते हैं तो मुंह का स्वाद हमारे को कैसा मिलता है? कड़वा, मतलब तकरीबन कड़वा कड़वा मुंह मिलता है हमारे का। और यदि टेस्ट करवा के देखो तो उसके अंदर जो है हमारी जो इन कीटनाशक जो हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, तो ये आपको सबको पता है कि भी वो केमिकल हैं। वो साफ साफ उनके हर एक बोतल के ऊपर लिखा हुआ है जहर, लिखा हुआ है ना सबकी बोतलों के ऊपर। तो वो जहर, वो केमिकल है जो उसके जो हमारे अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, जब हम उसके ऊपर छिड़कते हैं तो उनके अवशेष उसके अंदर रह जाते हैं। और वो केमिकल इतने भयानक केमिकल हैं कि आज से 20 साल पहले हमारी जो बीएचसी आपने सुनी होगी, एल्ड्रीन आपने सुनी होगी, 20 साल हो गए उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बैन लगा हुआ है। तो 20 साल पहले जो हमारे खेतों में डली थी, उनके अवशेष आज तक खत्म नहीं हुए।
उनके अवशेष भी बीएससी के भी आज हम जो अपने अनाज की टेस्टिंग करते हैं तो उसमें बीएससी के वो निकलते हैं, असर निकलता है। उस अनाज को हम खा रहे हैं तो हमारे खून की टेस्टिंग होती है तो उसमें भी बीएससी का और उसका असर निकलता है। माँ के स्तन के दूध की जो टेस्टिंग हुई तो उसके अंदर भी बीएससी की मात्रा पाई गई है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये केमिकल कितने खतरनाक है जो 20-20 साल तक हमारा पेंडा नहीं छोड़ रहे। और यहाँ तो आप देख ही रहे हो, सब्जियों में तो आज स्प्रे हो रहा है, कल को जो आपको खाने के लिए मंडी में आ रही है। और ऐसे ऐसे कीटनाशकों के ऐसे ऐसे केमिकल के स्प्रे हो रहे हैं जिनकी सिफारिश भी नहीं होती सब्जी के ऊपर कि भाई ये सब्जी के ऊपर छिड़काव करना है। वो हम जो है कहीं ना कहीं उनका छिड़काव करके ना हमारे किसान भाई मंडी में लेके आते हैं। तो उसके बदौलत आप एक चीज बताओ मेरे को कि जो हमारे जो कैंसर और हार्ट अटैक ये बीमारियां जब हमारे को जो है पहले होती थी, सुनने को आपको एक चीज मिला करती, किसी बूढ़े ठेरे का ही सुनने को मिला करता कि भाई फलाना का हार्ट अटैक हो गया या फलाना जो है सोया सुत्ता सुत्ता रह गया, मतलब हार्ट फेल होया करता, वो सुत्ते सुत्ते रह जाया करते जिसने कहा करते। तो आज जो है चाहे वो बढ़िया की बात करें चाहे हम किसी आम अपने जो है लोकल आदमी की बात करें, आज क्या वो बुढ़े तक सीमित रह रही है कि आपके हार्ट अटैक की बीमारी? नहीं जी, 8-10 साल के बच्चों में हो रहे हैं। मतलब 8-10 साल के बच्चे को बता रहे हो आप। और कितने केस तो ऐसे होने लगे जो जिस बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया, बेचारा माँ के पेट में है, वहां पर भी आपको कितने केस सुनने को मिल जाएंगे। डॉक्टर जो कहेगा कि बच्चे का हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति हमारी जो है ये जानलेवा बीमारियां हैं कितनी ज्यादा स्पीड से बढ़ गई, इसका अंदाजा आप इस चीज से भी लगा सकते हो कि भाई पहले हमारे जो है ये कैंसर जैसे जो है अस्पताल बीकानेर आसपास अपने बीकानेर जैसे शहर में 1-2 हुआ करते, लेकिन आजकल जो है अमूमन कोई भी शहर देख लो, कोई भी कस्बा देख लो आप, डॉक्टरों के अस्पतालों की बाढ़ सी आ रही। कोई अस्पताल जो है कोई डॉक्टर ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे भीड़ नहीं है। तो इससे साफ जाहिर है कि भी बीमारियां जो हैं बड़ी स्पीड से बढ़ रही हैं। और यही स्पीड जो है अपने आदमियों के अंदर नहीं, आप पशुओं के अंदर देख लो, बहुत अच्छी खासी भैंसें जो है एकदम टपकते हुए चली जाती हैं कई बार। और जब हम वेटरनरी डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या बात होगी, तो बोला इसका हार्ट फेल हो गया। तो ये हालात हमारे पशुओं की भी हो चुकी है और इस चीज के अंदर साफ जो निकल के आ रहा है। ठीक है, दूसरे कारण भी बहुत सारे हैं, पर हमारा जो खान पान जो है उसके अंदर जो हमारे इन रसायनों का जो अवशेष रह जाते हैं उनके परिणाम भी जो है ये हमारे ये जानलेवा बीमारी के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये चीज हम देख रहे हैं कि भाई हमारी जो है इस टाइप की जो जानलेवा बीमारियां बड़ी स्पीड से बढ़ रही हैं हमारे जो है इन रसायन के डालने से। उसके साथ साथ आप कितने और दूसरी चीजें देखने को आपको साफ दिखाई दे रही हैं। जो खेतों में जो आम जो अपूनन जो देखा करते हैं अपने जो देसी चिड़िया वगैरह दूसरे से ये पक्षी जो दिखाई दिया करते हैं वो आपको साफ साफ महसूस हो रहा होगा पहले से बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। खेतों में केंचुए देखो आप, केंचुए जो पहले जिस हिसाब से मिला करते या दूसरे जो जीव, अब इस एरिया का तो पता नहीं, तो मैं उधर की बात करूं जींद और उधर की बात करूं तो गिजाई तीज इस टाइप से की चीजें जो है खेतों में बहुत ज्यादा देखने को मिला करती। अब पता नहीं लोकल लैंग्वेज में आप उस गिजाई को क्या बोलते हो, झुंड के झुंड जो है लाल से उसके दिखाई दिया करते। बुढ़ी माई बोलते थे हम। हाँ जी, बुढ़ी माई, हाँ इस साइड से बुढ़ी माई उसी को बोलते थे। तो वो अब इस एरिया में आप तो सौभाग्यशाली हो कि भी जो हाल जो है हमारा जीरी के एरिया का हो चुका है वो चीज भगवान की दया से इस एरिया में थोड़ा सा बचाव है, इसलिए उसके वो बुढ़ी माई के दर्शन यहाँ आपके हो जाते होंगे, वरना वो जो है बिल्कुल खत्म हो गई। कभी कभार इक्का दुक्का जहाँ पे वो जहर नहीं डला वहीं पे ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे, वरना वो चीज वहां भी खत्म है। क्योंकि यहाँ का एरिया भी जो है कपास का एरिया है और कपास के अंदर भी आपको पता है कितने कीटनाशी जो छिड़के जाते हैं, उन्हीं के परिणाम आप यहाँ पे एक चीज और देखोगे, आपके यहाँ पे भी जो ये बसंतियों के ढेर लकड़ियों के ढेर जो अपने यहाँ पे होते हैं,
अब वहाँ पे तो मेरी देखे हुए है कि भी कोई डेयरी ऐसी नहीं दिखाई दिया करती जिसमें जो है छोटे माड़ देसी माड़ जो है डेयरी में 2, असल में तो पा जाते 2, वरना एक तो तकरीबन हर एक डेयरी में जो है अमूनन लगा मिल जाया करता। यहाँ भी होते थे। पर अब यहाँ पे आज के टाइम पे क्या सिचुएशन है साहब, देखने को नहीं मिलता कहीं भी। मतलब कहीं दवाई के लिए नु कह देना कोई देसी शहद, देसी माड़ का जो शहद है, तो जो माड़ ही नहीं मिल रहे हमारे को, वो मक्खियां ही नहीं बच रही। गिद्ध चील कितने पक्षी आप देखते देखते देख रहे हो वो कम होते जा रहे हैं, कहाँ चले गए वो? केमिकल से मर गए जी। नेचुरली सी बात है, जो ये रसायन जो हम जिस प्रकार से हमने जो प्रयोग किया है उसके परिणाम वो चीज़ निकल के आ रहे हैं। और कोई ये सोचा है कि भाई क्या बात होगी, क्या फर्क पड़ गया, मर गए तो मर जाने दे सुसरन है, ऐसी बात नहीं है। इस कुदरत के अंदर हर एक जीव का अपना महत्व है। तो उसमें आप देखोगे कि भी जो चाहे वो केचुआ हो, उस केचुए का हमारी खेती के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। वो केचुआ जो कुदरती तौर पे जो खेतों में पैदा होता है, वो आपको पता है वो सिर्फ मिट्टी खाता है, और जो मिट्टी खा के वो जो उसके मलमूत्र के रूप में जो निकलती है छोटी छोटी गोलियों के रूप में आप देखते होगे खेतों में। यहाँ मैं अभी देख के आया हूँ संदीप के बाग में, अच्छी खासी दिखाई दे रही है वो कई जगह। तो वो उसका एक तरह से मलमूत्र के रूप में निकालता है, तो उसके शरीर से जो पसीना जो मलमूत्र उसके अंदर मिक्स होता है, तो वो हमारे लिए, हमारी फसलों के लिए बहुत काम की चीज है। वो हमारे जो फसल में जो है हमारी पैदावार में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मतलब वो ज़मीन को जो है बहुत उपजाऊ बना रहा है वो केचुआ। और न केवल उपजाऊ की बात है, उस केचुए की एक खास आदत है कि जब भी उसको ये लगता है भाई यहाँ नमी कम होगी या जहर डाल दिया या कोई और उसको खतरा महसूस होता है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए ज़मीन के नीचे चला जाता है। और ज़मीन में भी कितने के फुट तक नीचे जा सकता है केचुआ, आपको कुछ अंदाज़ा हो तो? क्यों साहब, क्या लगता है कितने फुट तक चला जाता होगा वो छोटा सा जीव? कितने फुट तक नीचे जा सकता है? 4 से 5 फीट तक। साहब वो 4 से 5 नहीं, वो जो है 15 फुट, 12 से 15 फुट तक नीचे जाता है। और 12 से 15 फुट तक जाने में भी कोई उसके लिए हाईवे नहीं बन रहे, वो अपना रास्ता खुद बनाता हुआ नीचे जाता है, मिट्टी खाता हुआ जाता है, मिट्टी को निकालता रहता है गोलियों के रूप में, जो मैंने बताया उपजाऊपन है उसमें। और साथ में जो है उसके मलमूत्र से जो वो नीचे सुराग बनाता होता है, तो वो एक तरह से उसकी लिपाई सी भी होती चली जाती है। तो वो 10-12 फुट की एक तरह से जो सुराग बना के नीचे चला गया, और फिर जब उसको जो ऊपर आने की जो जरूरत पड़ी तो वो ऊपर आता है, तो उस सुराग से कभी वापस नहीं आता, वो अपना नया सुराग बना के आता है हमेशा। तो दूसरा फिर आते वक्त जो है 10-15-12 फुट का एक और उसने बोरिंग कर दी, एक तरह से एक सुराख और कर दिया उससे मिट्टी में। और फिर जब नीचे जाता है तो वो पहले वाले 2 सुराखों को कभी यूज नहीं करता, तीसरा फिर बना के जाएगा। मतलब जितनी बार भी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो हर नया सुराख बना के जाएगा ज़मीन में। मतलब 10-15 फुट की जो बोरिंग नेचुरल तौर से कुदरती बोरिंग करता है वो, और वो हमारी ज़मीन के लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि उसके अंदर हवा जाती है। जो हमारे इसमें सूक्ष्म जीव जीवाणु हैं इस ज़मीन में, जो कुदरत ने पैदा कर रखे हैं, जो हमारी खेती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो खेती हमारी यूरिया डीएपी वाली हो, चाहे हमारी बगैर यूरिया डीएपी वाली हो, दोनों के लिए उन जीवाणुओं का जो है एक विशेष महत्व है। तो उनको सांस लेने के लिए जो उसमें हवा जो जाती है वो हवा मिलती है उनको। हमारे पौधों की जड़ों को हवा चाहिए वो मिलती है। और जब बारिश वगैरह जिस तरह अब की बार फालतू बारिश हो गई थी, तो थोड़ा सा भी बारिश फालतू होते ही पानी जो है वो फालतू उस सुराखों के तरह नीचे ज़मीन में उतर जाता है। तो ये मदद, इतनी ज़्यादा मदद हमारी जो है केचुआ करता है, बगैर किसी मजदूरी के करता है बेचारा। ऐसे ही हमारी जो उनसे मधुमक्खी की जो बात करूं मैं, वो भी जो है हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है पैदावार में। आपको पता है जो पोलिनेशन, परागकण जिसको बोलते हैं, पर परागण, जिसके बाद ही जो है दाना या बीज या फल बनता है। जो ये फूल जो आप देख रहे हो, इसके ऊपर पीला पीला जो पाउडर है, जब तक वो पोलन जो पराग जो है हमारा जो फीमेल पार्ट होता है फूल का, उस पर जब तक नहीं जाएगा, लगेगा नहीं, तब तक उसमें जो है सरसों का दाना नहीं बनेगा।
तो उस प्रकार का जो पोलिनेशन है, परागकण की क्रिया है, उसमें हमारे कीट पतंगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उन कीट पतंगों में भी सबसे ज्यादा हमारा इस मधुमक्खी का है। वो हमारी 10 से 15% तक का हमारी जो है पैदावार में मदद करती है। तो उस हिसाब से आपको अंदाजा लग सकता है कि भी वास्तव में हमारा जो है हर कीट का जो महत्व है इस प्रकृति के अंदर, कुदरत के अंदर, वो किसी से जो छिपा नहीं है। और हमने सोचा कि भाई ये मर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। यदि ये कहते हैं मधुमक्खी, अकेली मधुमक्खी भी ना रहे इस प्रकृति में, तो हमारी खेती पॉसिबल है ही नहीं। जीवन लीला भी समाप्त हो सकती है। बिल्कुल साहब, जीवन लीला तो जब भोजन नहीं बनेगा, जब ये जो सारा जो सिस्टम है जिसमें पेड़ पौधे, वनस्पति, औषधीय सब सारे पौधे आ लिए, उनका बीज बनेगा ही नहीं आगे, तो सारी प्रकृति को जो है खतरा पैदा हो जाएगा। तो ये जीव जंतु हमारे खत्म होते जा रहे हैं इन्हीं चीज़ों से। जो सूक्ष्म जीवाणु की मैं बात जो कर रहा हूँ, आपको इनू सोचे कि भाई ये जीवाणु मर गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अब जो यूरिया जो आपने 3 कट्टे जो बताए, ये वास्तव में जो है कल्ला 3 कट्टे या 2 कट्टे की जो हमारे जो है डॉक्टर साहब और सिफारिश करते हैं, वैज्ञानिक सिफारिश करते हैं, इतनी ही जरूरत नहीं है। इससे कहीं 3 गुनी जरूरत है हमारी फसल को, गेहूं को। पर वो जो है हम 2 कट्टे ही क्यों सिफारिश कर रखी है। वो जो 2 हिस्से हमारे दूर से जरूरत के हैं, चुपचाप ले लेता है पानी देना होगा, बोलो ना। वो 2 हिस्से हमें मदद हमारी ये जीवाणु ही कर रहे हैं। जो यूरिया की बंदोबस्त जो वो कर रहे हैं, वो बंदोबस्त हमारा इस हवा में से जो नाइट्रोजन है उसको लेके और वो हमारे पौधों को, फसलों को देते हैं। जो वैज्ञानिकों ने वो पहचान करके बता रखे हैं, वो एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, आपका राइजोबियम, ये नाम दे रखे उन बैक्टीरिया को, जो जीवाणुओं को। वे जो है इस हवा में से जो 78% नाइट्रोजन है इस हवा में, जो हमारे को जो है ये दिखाई दे रहा है वायुमंडल, इसमें उस नाइट्रोजन को लेके और वो कन्वर्ट करके हमारी फसलों को देते हैं। हमारे 2, एक तरह से 2 कट्टे जो हम कह रहे हैं, तो 4 कट्टों का बंदोबस्त तो वो कर रहे हैं हमारा। यदि उनको मार देंगे या वो नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बात है वो कट्टे हमने जो फालतू जो डालने पड़ रहे हैं, जो आप 3 कट्टे की बात कर रहे थे, और ये तो जो है बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ आपको कि भी 3 कट्टे पे काम चल रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पे फिर भी जो है कम जो है वो जहर डाले जा रहे हैं। वरना जो मैं एक यदि उदाहरण बताऊँ, पीछे जो है मेरा एक समाड़खा में, जिसका मैं ये आकार का जो बात कर रहा था, ये फूल खाने को उसने दिया था, वहाँ पे कार्यक्रम था ऐसे ही जैसे अपन बैठे ऐसे। तो डॉक्टर पारिक वहाँ पे मेरा जो है नो चक्कर आने को हो गए। जब बात चली ऐसे ही कि भाई कितने जो कट्टे डालते हो आप, कितना में काम चल जाता है, तो गेहूं की औसतन तो साहब वहाँ की 6 कट्टे की औसत आ रही है 1 एकड़ का। 1 एकड़ का। और जब आई बात गन्ने की, तो उन्होंने बताई 16, 17, 18 कट्टे जो है 1 किले में जो गन्ने के अंदर यूरिया के डाल रहे हैं, तब जाके पैदावार आ रही है। फिर गुड़ और चीनी क्या होगा फिर उसका? साहब अभी रुक जाओ। जब बात आई गन्ने की, गन्ने में तो फिर भी जो हमने नू था भाई 1 साल की फसल है, चलो जो है लग गए होंगे इतने। जब उन्होंने कही नूला जी पूछियो इसते यो गोभी अड़ा बैठे अड़े, नूला जब बता दे भाई, तू बता दे कितने डाले। नूला जी यो कोने बताओ है, मैं तू बता दे फिर कितने डाले। नूला पूरे 25 कट्टे 1 किले में डाल रखे हैं। गोभी के शॉर्ट टाइम की गोभी है। गोभी की फसल के लिए 25 कट्टे यूरिया के। तो बताओ आप जो है वो गोभी होगी क्या? बिल्कुल, वो तो प्योर जहर बन गया जी वो तो। और ये तो यूरिया के कट्टे की बात है। उसमें तो जो उनसा जो है कीड़े तो बचान खातर गोभी में तो जो है स्प्रे भी कितने करने पड़े हैं, सबको पता है। तो वो जहर कितना होगा। तो ऐसी हालात में बताओ हमारे जो से वो जीवाणु हैं वो जिंदा रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं रह सकते। जो यूरिया के जो है 25 कट्टे, मतलब 25 छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ यूरिया आप कभी तजर्बा करके देखना, एक कोई केंचुआ पकड़ के देखना आप मिल जाए तो, और उसके ऊपर जो है 3-4 दाने ही यूरिया के डाल देना बस। उसके बाद देखना वो कितनी देर जिंदा रहता है आपका केंचुआ। 1 मिनट में मर जाए। 2 मिनट नहीं पकड़ता।
अब वो 2-3 दाने जब उसको जो है 2 मिनट में मार दें तो ये 5 कट्टे, 6 कट्टे, 25 कट्टे जो है वो बचेगा का बेचारा, बताओ आप। तो वो जीवाणु मरेंगे तो ऑटोमेटिकली हमने फिर वो उनसे जो 4 कट्टे का हमारा काम चला रहे थे तो ऑटोमेटिकली हमने डालने पड़ेंगे, जब जाके तो पैदावार होगी हमारी। इसलिए हमारा जो खर्चा जो है साल दर साल बढ़ रहा है। यही जीवाणु जो यहाँ पर जो डीएपी जो डाल रहे हो आप, अब डॉक्टर साहब और खूब बताया होगा आपको कैंपों के अंदर कि हमारी डीएपी में जो फास्फोरस है उसको भी तीसरे हिस्से की ही बर्तन पावा है फसल, 2 हिस्से तो उसके भी जो है अनअवेलेबल फॉर्म में, मतलब फास्फोरस हमारी एक तरह से जम जाती है, वो फसल ले ही नहीं पाती उसको। अब आई बार जो है हमें 1 कट्टा डीएपी का डालना, उसमें से 35 किलो डीएपी हमारी जो है जमती चली जावे एक तरह से, तो जमीन का क्या हाल होगा आप सोच के देखो कि भाई फास्फोरस ही फास्फोरस हो जाएगी तो दूसरी खुराक दूसरे तत्व तो वो तो ले ही नहीं पाएगी फसल। लेकिन वो दिक्कत नहीं बन रही, उसमें कौन मदद कर रहा है हमारी? उसमें भी ये जीवाणु मदद कर रहे हैं हमारी। उसमें जो है फास्फोरस को घोलने वाले बैक्टीरिया हैं, पीएसबी के जो आपने टिक्के देखे होंगे, पीएसबी के टिक्के से जो है उसका बीज उपचार करा करो। 90 के दशक में फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया जो सूडोमोनास वगैरह और कई कैटेगरी उनके जो है साइंटिस्टों ने उनको आइडेंटिफाई करके है, वे उस जो फास्फोरस जो पत्थर बन गई, जो जम गई एक तरह से कह लो आप देसी भाषा में उसको, तो उसको दोबारा घोल के ने और ऐसी फॉर्म में बना दे जब अगली फसल उस फास्फोरस ने ले ले है। इसलिए हमारा जो है ये काम जो सिस्टम चल रहा है। यदि वह जीवाणु जो उसने घोलने वाला काम करें, उनने हम जहर तय मार देंगे, या अपनी दूसरी बीमारी जो अपना आग लगाने वाली जो है, फाने जलाने वाली जो पाल रखी है। अब जीरी के एरिया में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब आप तो चलो जीरी तो नहीं लगाते, पर गेहूं के टाइम में पता नहीं क्या सीजन रहता है, तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत आपको जब मैं साधुवाद देता हूँ यदि आप उस बीमारी से बचे हुए हो तो। वरना तो आप सोच के देखो कि आग से जब आदमी झुलस जाए, उस आग में चला जाए, तो ये जीवाणु, ये केंचुए जैसा बेचारा जीव बचेगा क्या? और जब वो नहीं बचेंगे तो नेचुरली सी बात है कट्टे पे कट्टा डालना हमारी मजबूरी हो जाएगी। तो ऐसी हालात में जो ये जीवाणु हमारे मरते जा रहे हैं, इनको बचाना जरूरी है। हमारा हवा और पानी का आप हाल देख लो। पानी अमूनन आप देखोगे कि भी हर साल जो है चूहे नीचे जाते जा रहे हैं। ठीक है, अब की बार वाली जो प्राकृतिक जो सिचुएशन बनी हो उसका ओढ़े तो कोई न कोई भाई नु कह ना जी ओढ़े तो चौवा ऊपर आ गया। लेकिन जहाँ पे चौवा ऊपर आया है वहाँ पे भी आप देखोगे क्वालिटी जो है उसकी ना तो पीने के लायक पर मिलती, ना खेत के लायक मिलती है आपको। और जहाँ पे ठीक है तो वो आई साल हमने जो बोर नीचे उतारने पड़ रहे हैं। तो ये हाल तो हमारा पानी का वैसे मात्रा क्वांटिटी का होता जा रहा है। और साथ में जब ये यूरिया या जीरी के एरिया में, अब पता नहीं धान वगैरह तो मेरे ख्याल में नहीं लगती होगी यहाँ पे, हमारे एरिया में नहीं, पर आपने जाने का सूट तो आपका भी बैठता होगा कि धान के जीरी के अंदर कितनी टाइप के जो है कबाड़ डालते हैं। शुरू में जब लगाते ही डालनी शुरू करते हैं, अगर जड़ की सुंडी खातर डाल दो जी 2 लीटर क्लोरो, फिर जो है अड़ंगे खातर डाल दो जी आप अनिलो फॉस और दूसरे जुन से फॉस है, फिर उसके बाद जो है फूट खातर कैल्डान और कार टैप और पता नहीं क्या क्या कबाड़ उसमें डलवा दिया जाता है। तो ऐसे हालात में जो सा जो चीज़ डाल रहे हैं वो पानी के साथ जब हम भरते हैं उस क्यारी को, तो नेचुरली सी बात है वो घुल के कहाँ जा रहा है? जमीन के अंदर ही तो जा रहा है। तो वो अंदर जाएगा, उस नीचे वाले पानी में मिलेगा, तो उससे जो वो पानी जो हमारा जो ठीक रहेगा क्या? तो उस हिसाब से हमारा जो है पानी का भी बुरा हाल हो चुका है। और हवा की बात करें, ठीक है आजकल आप अखबारों में पढ़ते होंगे वे पराली जलाने से प्रदूषण फैल गया, लेकिन बिना पराली जलाए भी आप सोच के देखो एक बार, जब आप जो है कपास में स्प्रे करते हो तो उसमें जो चाहे हम ट्रैक्टर वाले स्प्रे पंप से करें चाहे हम हाथ वाले बैटरी वाले से करें, अब जो घोल हमने बनाया उस टंकी में वो किस चीज़ का घोल है? पानी और जहर ही तो है उसमें। अब उस पानी और जहर का जब स्प्रे करेंगे तो वो जो मोटी बूंद है उसमें उस स्प्रे की जो हमने फुहारे से बनाई वो तो उसके नीचे पड़ जाएंगी, पत्तों पर पड़ जाएंगी।
लेकिन जो बारीक बूंदे हैं उसकी भी तो धुआं बन के चलते हैं। जैसे अब धुंध है, ये धुंध भी तो पानी, वो पानी की बूंदे ही तो हैं। इस साइज की बूंदे हैं तो वो हवा में जो है तैरती रहती है। और जब हम सांस लेते हैं तो नेचुरली सी बात है वो बूंदे हमारे शरीर में जा रही है, तो वो जहर का ही मिश्रण तो हमारे सांस के थ्रू गया, तो वो जहर धीरे धीरे हमारे शरीर की स्लो पॉइजनिंग करके हमारे को अंदर से खोखला कर दिया, मार रहा है धीरे धीरे। ज़्यादा क्वांटिटी चले तो जो है एक के बार में जो है काम तमाम हो जाए, पर वो धीरे धीरे भी जो सा जा रहा है। आप देख रहे हो कि भी हमारे जो हैं ये बीमारियां बढ़ने का वही कारण है कि वो हमारी जो शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारी इन बीमारियों से लड़ने की जो कुदरती ताकत जो होती है, उसको उसने ख़त्म कर दिया। तो इस हिसाब से आप देखो कि भी ना तो हमारा खाने का भोजन वो सुरक्षित है, ना हमारे लिए जो है सांस लेने के लिए हवा सुरक्षित है, ना हमारे लिए को पीने के लिए पानी सुरक्षित है। और ये तीन चीज़ ही तो चाहिए जीने के लिए। ये बाद में हमारी कोठी बंगले तो बाद की बात है, पहले तो जीने के लिए जो तीन चीज़ चाहिए, वो तीनों चीज़ें जो है आज के टाइम पे हमारे जहरीली हो चुकी है, खतरे में पड़ चुकी है। इसीलिए जो है एक तरह से ये देखें तो जीवन भी हमारा कहीं ना कहीं जो है सोचने पे मजबूर कर रहा है। WHO है एक जो वर्ल्ड लेवल की संस्थान है जो अपने स्वास्थ्य के ऊपर जो जिसकी जिम्मेवारी है मॉनिटरिंग की या कह लीजिए प्लान बनाने की, उसने साफ साफ चेतावनी दे रखी है कि ऐसे ही चलता रहा इंडिया में तो 2040 तक 30% आबादी हमारी कैंसर की मरीज हो जाएगी। अब उस 30% का मतलब समझ के देख लो आप। 100 में से 30 है। 100 में से 30 तो साहब नु सोचांगे कि 30 में के बात होगी, मर जाएंगे महाराष्ट्र वाले कर्नाटक वाले, के फर्क पड़े है। पर वास्तव में जो आज परिवार का जो सिस्टम हमारा मियाँ बीवी एक बच्चे का जो होगा तो उनमें से एक का नंबर आना, हाँ, ये 30% का मतलब है। अब खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे के साथ किसी के साथ ऐसी स्थिति बन जाए तो क्या हाल होगा मेरा। जिसको हम सपने पाड़ के नू सोचा है कि भाई डॉक्टर और इंजीनियर बनावांगे, हर माँ बाप चाहता है कि नहीं चाहता है बच्चों के लिए। आज के लिए हमारा मेन प्रोजेक्ट ही बच्चों को जो कामयाब बनाने का, उनके पढ़ाई का हो रहा है, सपने जो बना रहे हैं। पर कभी एक सच्चे मन से सोच के देखो, आप दिल से दिल पे हाथ रख के से एक मेरे को बता दो आप, क्या हम अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर नहीं दे रहे क्या? बिल्कुल दे रहे हैं जी। क्यों साहब, अपने हाथों से जहर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप भी ये कहोगे कि के बकवास कर रहा है डॉक्टर यार। अब ये मन्ना बैठा ये बेचारा, इसने पता है क्या क्या मोनोक्रोटोफास है, क्या क्लोरो है, क्या जो आपकी 505 है, पता है क्या इसको? इसको तो कुछ भी नहीं ना पता ना। अपने को तो पता है ना, आपको पता है, मेरे को पता है। वो आपा ही डाल रहे हैं, ये बच्चे तो नहीं डाल रहे। उसने जो जहरीला पैदा कर रहे हैं, आपा ही तो जो है पैदा कर रहे हैं, और हम फिर वो जहरीली चीज़ इन बच्चों को खिला रहे हैं। तो इसका मतलब कौन जहर दे रहा है? हम ही तो दे रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा के देख लो कि भाई हम अपनी इस होड़ में, इस ज़्यादा पैदावार लेने के चक्कर में हम कर क्या रहे हैं। कहाँ से ये डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? ये तो ये है, यहाँ तो शुक्र है कि भी बड़ों का खाया हुआ थोड़ा बहुत यहाँ बैठे हैं। ये तो ऐसे हालात में जाने के बाद ये बैठने के लायक भी नहीं बचेंगे। हम जो बंदोबस्त कर रहे हैं, आप जो सोच के देखो, आप यदि 60 मन की पैदावार ले रहे हो, आप उस 60 मन में से आपका जो है, कई बार कह देते हैं नुमला जी ये जैविक और ये जो प्राकृतिक आप झमझमा को इसमें पैदावार तो को नहीं आंदी, 20 मन रह जावे। पर इसमें भी आज जो हम जो 60 मन की पैदावार की जो बात कर रहे हैं, उसमें आप देखोगे आपका जो है 20 मन का तो आपका जो ये डॉक्टरां का चला जाता है। यस। हम जो कितना खर्चा हमारा जो है इलाज के ऊपर, जो हर परिवार का जो बजट जो जा रहा है हमारा, 20% हमारा जो सा उस मंडी में से निकलते जो आड़ती और खाद बीज वाले का जो हिसाब करके आते हो, 20 मन वो चला जाता आपका, बचता तो हमारा वही 20 मन है ना। तो ऐसे हालात में हमने 60 मन पैदा करके भी के कमा लिया।
तो ऐसे हालात हमारे जो है जीने के हिसाब से जीवन खतरे में है, धरती माता खतरे में है, आपका हवा पानी खतरे में है। इसीलिए आज हमें जो है सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि भाई हमें इनसे बचना है, अपने बालकों को, इन नन्हे मुन्नों को बचाना है। तो कोई तरीका आपके पास हो तो साहब बता सको कि भाई कैसे बच सका यहाँ पर, जो होके की जो है घूंट मार के बता दो मेरे को। जी सबसे पहला तरीका तो यही है भी प्राकृतिक खेती या जैविक खेती करने से ही बच सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो यही है। अब क्या नो है, आपने कह तो दिया प्राकृतिक खेती और जैविक तरीके से बच सका, पर क्या आपको नो लगा है खेती हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी जी, मेरे को तो लगता है, बाकी इनका पता नहीं। क्यों जी, आप क्या कह रहे हो जाएगी क्या? कौन नहीं हुआ है? अब ये बताओ, वो नु कहें खेती हुआ है कौन नहीं, तो फिर किस तरह जैविक और प्राकृतिक की बात करोगे आप? वो तो जी सिखाना पड़ेगा इनको। जो जहर है वो भी इनको तो नहीं पता था, वो भी सिखाया गया, बताया गया था। 80-90 के दशक में ये जहर लाने वाली सरकारें थी और इन लोगों को बताया और सिखाया भी सरकारों ने है। आप जैसे के डॉक्टरों के जरिए ही बताया गया था ये। चलिए, जो है बहुत अच्छी बात है। देखिए, कहीं ये जब दिक्कत होने लग गई और जब ये दिक्कत के जिक्रे चलने लग गए तो ठीकरा जो है हमारे ऊपर फूटना ही है। पर आप सभी जानते हो, ठीक है सिफारिश जरूर की गई, पर वो सिफारिश क्यों करी थी उस पर भी चलो ये बात आ गई तो थोड़ा सा जो है आप बात करांगे कि बड़े भी बैठे हैं, उनको तो जो है देखा हुआ है, साहब ने भी जरूर देखा होगा। जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, सिर्फ 35 करोड़ जनसंख्या थी अपनी, और उस 35 करोड़ जनसंख्या का पेट भरने का जुगाड़ नहीं था अपना। उस खातर भी हमने जो है दूसरे देशों से, अमेरिका से, मैक्सिको था, उनसे जो है गेहूं वगैरह मंगवाया करते, अनाज मंगवाया करते। और वो जो है बड़े बुजुर्गों तक सुना तो वो लाल लाल सी बेकार सी गेहूं आया करती। तो उस हिसाब से उस टाइम पे वो जो हमारा 35 करोड़ का पेट नहीं भरा जा रहा था, हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा था। और 1965 के आसपास में जब हमारी पाकिस्तान के साथ कोई मतभेद हुआ तो लड़ाई लड़ने की स्थिति बन गई थी। तो जब लड़ाई लड़ने की जब बात चर्चा चलने लगी तो आजकल जिस तरह हम जो है ट्रंप के रूस के कई बार सुनाना कि भाई ये करोगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उस टाइम भी इस टाइम की धमकी दी गई थी, दबाने की कोशिश करी गई थी कि भाई या तो पाकिस्तान के साथ आप लड़ाई मत करो वरना आपकी गेहूं की सप्लाई रोक दी जाएगी। ये तो शुक्र है उस टाइम पे हमारे जो है स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जैसे स्वाभिमानी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस बंदर घुड़की के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपने लोगों से ही अपील कर ली कि भाई एक टाइम व्रत रखो ताकि अपनी जरूरत अपने हाथ में रहे, कंट्रोल में रहें। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री आवास में भी गेहूं की बिजाई करवा दी, ये संदेश देने के लिए सिर्फ कि हम अनाज पैदा करेंगे, जहां भी पैदा हो सकता है वहां पैदा करेंगे, भले ही प्रधानमंत्री आवास ही क्यों ना हो। उन्होंने जो उस गेहूं को खुद अपने हाथों से काटा था, सिर्फ एक संदेश देने के लिए कि हम जो है दिन रात मेहनत कर लेंगे, किसी के आगे जो है भीख का कटोरा हाथ फैलाए, भीख की वो नहीं फैलाएंगे। तो इस टाइप का जो नेतृत्व हमारे को मिला। उन्होंने जो है हमारे कृषि वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की, जिन स्वामीनाथन जी के आप बात करा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, उस टाइम पे वो हमारे वैज्ञानिक थे, डॉक्टर रामधन जैसे जो है वैज्ञानिक थे। उन लोगों से बात करी कि भाई कोई जो है इसका समाधान निकालो, ऐसे तो कैसे कब तक काम चलेगा। तब उन्होंने कहा था ठीक है जी, हम अपना काम करेंगे, ज़रूर करेंगे। उन्होंने जो है वो नई नई किस्में विकसित की थी जो ज़्यादा पैदावार देश के थी। उन्होंने नई नई तकनीक निकाली जो खेती की थी, जो हमारे को जो पैदावार में मदद कर सके थी। तो वो वैज्ञानिकों ने काम करा और फिर उसके बाद जो वैज्ञानिकों ने जो सिफारिश निकल के आई कि भी ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्में हैं तो नेचुरली उनकी खुराक भी ज़्यादा होगी, उसके हिसाब से उन्होंने सिफारिश करी कि भाई आप देसी खाद डालिए, आप जो है दाल वाली फसलें जो है साथ में बिजाई करके चलिए, आप जो है फसल चक्कर इस टाइप का अपनाओ ताकि हमारी ज़मीन की ताकत जो है बनी रहे।
तो वो चीज़ जो है हमारे किसानों ने ठीक है कि भाई वो जो है मानी, भले ही उस टाइम पे भी इतना ही जोर लगा था जितना आज लगाना पड़ रहा है, लेकिन किसानों ने वो चीज़ मानी। आपकी जो है वो मेहनत, उन्होंने दिन रात मेहनत करी, जिसका नाम दिया गया था हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो वो मोमेंट उस टाइम पे चली थी। और उसी के रिजल्ट है, आप उसी की उपलब्धि है ये आज जो हम आज जो देख रहे हैं कि हमारी जनसंख्या जो है 35 करोड़ से बढ़ के आज कितनी है जनसंख्या हमारी? 150 करोड़, 145 करोड़। आज हम उसे 145 करोड़ का पेट आराम से भर रहे हैं। और उस टाइम पे जो हमारे 35 करोड़ का नहीं भरा जा रहा था, तो आज 5 गुना जनसंख्या का पेट भर रहे हैं, जबकि एरिया हमारा उससे घटा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, हमारा जो है देश का बंटवारा हुआ, तो उसमें भी कुछ जो है हमारा कम हुआ है। और ना केवल पेट भर रहे आज, उस टाइम पे भी आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि भी ऐसे ऐसे हालात हो गए थे, अकाल पड़े थे कुछ, जिस टाइम पे उन्होंने बेचारों ने झाड़ियाँ काट काट के न जो है उबाड़ उबाड़ के पेट भर के न काम चलाना पड़ा था। ज्वार के साथ फरड़े पीस के न जो है फिर उन्होंने अपना जो है जुगाड़ कर रहा था। मतलब ऐसी हालात थी उस टाइम पे। लेकिन आज जो है सरकार ने योजना बनाई हुई है कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो हम अपने 145 करोड़ का पेट अगली फसल जब तक नहीं आ जाती तब तक जो है उसका पेट भर सके, इतना हम जो है स्टोर करके रखते हैं। जो गोदाम आप देख रहे हो ये भर के रखते हैं, जब अगली फसल जो है कि उम्मीद हो जाती आ जाएगी तब फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन में निकाल देते हैं। तो हमने जो 145 करोड़ का पेट भर रहे हैं आज, हमने जो प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति से जो बचने के लिए व्यवस्था की हुई है, और उसके बावजूद भी आज हमारे पास जो है सरप्लस अनाज है जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो है उपलब्धि है आपकी, देखो कि भी किसान की मेहनत की उपलब्धि, ये जो है कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। इसीलिए जो है वो सिफारिश की थी, जो आप कह रहे हैं कि उस टाइम पे जो है जहर का या इन रासायनिक खादों का सिफारिश की थी, क्योंकि उस टाइम पे हमें ज़रूरत थी ज़्यादा मात्रा पैदा करने की, क्वांटिटी पैदा करने की, और वो हमने की करके दिखाई। लेकिन उस ज़्यादा पैदावार लेने के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारे से जो जाने अनजाने में जो गलतियां हुई है, जो हमने प्रकृति के सिस्टम को जो है न अनदेखा कर दिया, जो हम जो ये एक हमारे मन में जो ज़्यादा पैदावार लेने के लिए कि मेरी जो है 70 होगी तो मैं 80 कैसे लूँ, 80 होगी तो मैं 90 कैसे लूँ, और 90 होगी तो 100 से कैसे टपाऊँ, चाहे मैंने उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी कबाड़ डालना पड़े। तो उस हिसाब से हम जो है कहीं ना कहीं जाने में जो गलतियां कर बैठे हैं, उसी की बदौलत जो ये आज जो हमारा जो जीवन का खतरे की बात कर रहा हूँ मैं, प्राकृतिक जो है हमारी जो हवा पानी के खराब होने की बात कर रहा हूँ, धरती माता की जो सी है उसकी खराब होने की बात कर रहा हूँ, जो प्रजातियां हैं विलुप्त होती जा रही हैं, मधुमक्खी केंचुए का जो जिक्र किया उसकी बात कर रहा हूँ। ये उन्हीं हमारी जाने अनजाने में जो गलतियाँ हुई है उन्हीं के जो है परिणाम है, और उनसे आज जो बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब उस चीज़ के लिए ही सरकार जो प्रयासरत है कि भी हम जो उस जहर का जो है प्रयोग बंद करें या कम करें। किसान को कैसे उसको अपना जो पैदावार कर रहा है, जो बेचारा मेहनत कर रहा है, उसका मेहनताना उसको मिले, उसकी आमदनी बढ़े। उसका आमदनी तभी बढ़ेगी जब उसका खर्चा घटेगा। अब वो खर्चा घटाने का एक ही तरीका जो है साफ दिखाई दे रहा है कि वो बाजार वाली चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, इस कुदरत को समझे। इस कुदरत के अंदर हमारे आसपास ऐसी चीजें बहुत हैं जिनसे हमारा काम चल सकता है, चाहे वो घास फूस के रूप में देख लो आप, चाहे पेड़ पौधों के रूप में देख लो, चाहे जीव जंतुओं के रूप में देख लो। उन चीजों को जो है उन्हीं चीजों को प्रयोग करके हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो खेती की थी उनमें उनका काम चला करता। जो बात कर रहे हैं कि पैदावार नहीं होगी, वो पैदावार लिया करते। उन्होंने सिर्फ एक चीज का था कि उन्होंने उस चीज के महत्व को समझ लिया था। उन्होंने जो हमारी इस गाय को वैसे ही नहीं गौ माता कहा, इसके अंदर गुण थे, वो उसके बदौलत ही उसको मां का दर्जा दिया था उन्होंने।
कि दूध तो अपन सबने पता है दूध का अमृत है उसका, लेकिन जो उसका गोबर है वो भी बेकार नहीं है। ठीक है, खाद तो बनता ही बनता है, लेकिन उसके अंदर भी ऐसी भी जो है ताकत है, ऐसी भी प्रॉपर्टी है उसकी, जो वो विषाणुओं को, जो बीमारी फैलाने वाले विषाणुओं को दूर भगाती है। इसीलिए अपन जो आंगन और हरे चूल्हे जो लिप्या करते, जो हमारे जो है मिट्टी से, गाय के गोबर से। अब उसके बाद जो उसका जो है गौमूत्र जो है वो भी बड़े काम की चीज है। कितनी आयुर्वेद की दवाइयों में आप देखते हैं गौमूत्र का जो प्रयोग होता है। और गाय का जो बछड़ा होता था, जिसको किसान अपना बड़ा बेटा मानता था, क्योंकि वो बराबर में कमाया करता, उसके किसान के साथ जो है दिन रात मेहनत कराया करता, वो बछड़ा भी बेचारा बैल बन के। तो ये चीजें जो हमारी इस गाय से मिलती थी, इसीलिए जो है माँ का दर्जा दिया गया था इसको। इसके महत्व को हमारे बड़े बुजुर्गों ने समझा था। उन्होंने अपने प्रकृति के दूसरी चीजें देख लो आप, नीम के महत्व को समझा उन्होंने, पीपल के महत्व को समझा। अब पीपल को आपने जो है सबने बेरा है कि सारे बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा, पीपल को जो है किस चीज का वास बता, देवता, खुद को देवता बता दिया, या ये कह दिया कि भाई इसको देवी देवताओं का वास है इसके ऊपर, या एक आधी जगह ये कह दिया इसमें भूतनी रवे हैं। वो क्यों कहा भाई देवी देवताओं का वास? आपने कभी देखा, आपको कभी शिव जी महाराज को घंटी बजाते हुए पीपल के ऊपर बैठे? फिर क्यों कहा हमारे बड़े बुजुर्गों ने? सिर्फ और सिर्फ पीपल को बचाने के लिए, ताकि लोग उसको नुकसान ना पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि उसने उनका उसके पीपल के महत्व को समझा था कि पीपल बहुत गुणकारी पौधा है। एक तो जो है आपने पता ही है, सभी जो है मान के भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, जो सांस लेने के लिए चाहिए हमारे को। दूसरा, इसके बाद जो है इसका जो फल था, जो बरमंटी थी, जो आज भी लगती हैं, हमने जो है उसको अनदेखा कर दिया। आज तो उसको फल तो मानने को ही तैयार नहीं है कि वो भी कोई फल है, वरना वो बहुत पौष्टिक चीज़ है, बहुत पौष्टिक फल है। खाया करते पहले निम्बोली, बरमंटी खूब खाया करते, पील, सांगर, ये सारी की सारी जो है पौष्टिक भी और औषधि भी, दोनों चीज़। आज भी आप देखोगे पक्षी जो है बड़े चाव से खाते हैं बरमंटियों को, तो वो पौष्टिक था। जो कीवी वगैरह हैं उनसे कम नहीं है वो। और पीपल में जो है आपने पता ही है औषधीय गुण का भी, कि भी उसके जो छाल और उसकी जो है अपने फोड़े फुंसियाँ का तरह रगड़ के लगाना, और कितने दवाइयों में यूज होता है। साथ में इसके ऊपर जो है कितने पक्षियों को आसरा मिलता है। और इसके नीचे जो उनसे जो जीवाणुओं की जो मैं बात कर रहा था, सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं, सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। तो इतने गुण थे, तभी पीपल को उन्होंने जो है बचाने की बात सोची थी हमारे बड़े बुजुर्गों ने। इसीलिए उसको जो है लोग नुकसान ना पहुंचाएं, ताकि उसको उससे जो है डरे, उसको काटते हुए उसको जो है ना काटें। इसलिए हमारे को जो वो अध्यात्म से जोड़ दिया। तो उन्होंने इस पीपल के पेड़ों के महत्व को इस प्रकार से समझा था। दूसरा पेड़ देख लो आप, नीम को त्रिवेणी में जो शामिल करने की जो बात आई, वो वैसे ही नहीं आई, क्योंकि वो नीम में भी गुण हैं। और नीम भी हमारे जो कितने रीति रिवाजों का एक हिस्सा बना हुआ आप देख रहे हो। अपना बच्चा होता है तो बच्चे की जो चारपाई होती है, तो उसके चारपाई के बारना आगे जो नीम के पत्ते टांग दिए जाते हैं। या कोई संस्कार करके आते हैं तो नीम की डाली, आते हुए नीम की डाली तोड़ के आते हैं तो नीम की डाली जो है दरवाजा आगे टांग दी जाती है। या कई जगह जो है नीम के पत्ते जो तोड़ के न वो जो है हर एक को चावने के लिए देते हैं संस्कार के टाइम। गेहूं की टंकियां में डालें जी। गेहूं की टंकी में जो हमारी उसके गुण से, सुरसी से बचाने के लिए डालते हैं। तो ये सारे रिवाज क्यों बने थे? वो जिनसे नीम के बच्चा के पास थे, वो इसीलिए बने थे कि भाई नीम में वो गुण है जो इन बीमारी वाले विषाणुओं, कीटाणुओं को भगाता है, दूर भगाता है, बचाव करता है उनसे। मनुष्य है चाहे हमारा अनाज है उसकी। तो इस चीज़ को हमारे बड़े बुजुर्गों ने पहचाना था। इसीलिए उन्होंने जो है नीम के पेड़ लगाए थे खूब। जो आप जो है गांव के चारों तरफ देखोगे तो नीम लगे मिलेंगे आपको। सामूहिक जो है धार्मिक जगहों में नीम लगे मिलेंगे। हमारे पक्षियों में जो उन्होंने देखा आपने जो है कौवा जो सा है। अब कौवा जो है हम जो ठीक है कैसे पक्षी माने उसको,
लेकिन कनागता में तो उसने अपना हलवा पूरी जमावा है। बिल्कुल बुजुर्ग मानते हैं अपने। क्या है जी उसके पीछे मानता, क्यों मानते हैं बुजुर्ग? उसने उसके महत्व को वहां भी समझा बुजुर्गों ने। वैज्ञानिक महत्व तो यह भी पीपल का जनक है कौवा ही है। सबसे बड़ा गुण है ये जो कौवे का, इसीलिए जो उस कौवे को जो है इतना महत्व दिया गया कि वो महत्वपूर्ण उस पेड़े को आगे फैलाने में और उसको जो उगाने में सबसे बड़ा योगदान कौवे का है। तो इसलिए उस कौवे को जो है जिमाया जाता है। लेकिन यहाँ फिर सोचने वाली बात आ जाती है कि वो कनागता में क्यों पूरे साल फिर उसने भूखा रह के ना फिर के जो है 10 दिन जमा जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अब यहाँ भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस प्रकृति के सिस्टम को समझा था, क्योंकि इन दिनों में उसका जो है ब्रीडिंग का सीजन होता है, बच्चे पैदा ज़्यादा करता है वो। इस सीजन में वो भूखा ना रहे, वो कागी जो है जिसने बच्चे पैदा करने वो भूखी ना रहे, इसलिए जो है उसको उससे से हमारा जो है जोड़ के ना एक रिवाज बना दिया, श्राद्ध से जोड़ा गया उसको। श्राद्ध से जोड़ा गया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भाई हमारे बड़े बुजुर्ग कितने समझदार थे, कितने सियाने थे, कितने इस प्रकृति को समझते थे, जिसको आज हम अनदेखा कर रहे हैं, जिसकी बदौलत ये जो हम जो दिक्कत बात कर रहे हैं वो जो हमारे सामने आ रही है। वरना इन्हीं चीज़ों को हम पहचान के इनकी जो है हम इनको महत्व दे के हम यदि खेती में भी जो उनको प्रयोग करें, जीवन शैली में करेंगे तो वहाँ फायदा करेगी। लेकिन ये मीटिंग जो हमारी जो है प्रोग्राम जो खेती बाड़ी से संबंधित है, तो यदि हम खेती की भी बात करें तो उसी जो है गाय के गोबर को और गौमूत्र को हम सही ढंग से प्रयोग कर ले, सदुपयोग कर ले उसका, तो साहब हमारी खेती भी जो है बल्ले बल्ले हो जाती है इससे। क्योंकि गाय के जो गोबर के अंदर जो है वो सारे बहुत सारे जीवाणु हैं जो उसकी आंतड़ियों से उस गोबर में मिक्स हुए हैं। बहुत सारे एंजाइम हैं जो जमीन को हमारी फसलों को जो चाहिए। और ऐसे ही जो है गौमूत्र भी वो भी बेकार नहीं है उसका। वैसे तो किसी पशु का जो है गोबर या गौमूत्र या उसका पेशाब बेकार नहीं है, सारी चीज काम हर एक की काम की है। नुकवा कभी कल्ली गाय की जो है उसमें की खास बात है, भैंस का भी जो है वो इतना ही जो उसमें फायदे हैं। लेकिन जब थोड़ी तुलना जब करा इनके आपस में कंपेयर करा तो हमारी गाय वाले में वो चीज़ें ज़्यादा हैं। और गाय में भी एक दिन गाय भी आप तुलना करा कि हमारी जो जर्सी गाय, HF गाय, वो जो ब्रीड हैं जिसको आप ज़्यादा दूध के लिए पालते हैं, और हमारी जो ये देसी गाय है जो गिर है, चाहे थार पारकर है, चाहे हरियाणा गाय नंबर 1 है, इनके गोबर में भी जिस तरह दूध की तापा देखा है यहाँ कि वो HF का जर्सी का जैसा दूध हुआ है, मात्रा जरूर ज़्यादा हो जावा कि वह 20 लीटर दे रही है, 25 लीटर दे रही है, लेकिन जब क्वालिटी की बात आवा तो हमारी देसी गाय के दूध के कहीं बराबरी नहीं होती उस दूध की। ऐसे ही उसके गोबर को जो है वो लैब में टेस्टेड हो चुके हैं कि जीवाणु जो उनसे जिसकी हम बात कर रहे हैं उनकी संख्या भी और उनकी टाइप भी हमारी देसी गाय के गोबर में ज़्यादा है। वो मिनरल जो उनसे हमारे जो फसलों के लिए लाभदायक है वो गाय के गौमूत्र में ज़्यादा हैं। इसमें तो कहीं ना कहीं जो है लोगों ने, हम तो इतना जो हमारा एक बेस था हमने तो उसको छोड़ दिया, और दूसरे कंट्री जो उनसे है उन्होंने जो है गाय के गौमूत्र से उनसे निकालने के लिए वो पेटेंट करवा लिए, वो लोग कब्जा कर बैठे हैं। हमारे जो हमारे बड़े बुजुर्गों का ज्ञान था, हल्दी के ऊपर पेटेंट करवा रहा है, कभी अमेरिका करवा रहा है, कोई करवा रहा है। तो ये चीज़ें हमारे उस गौमूत्र को और हम जो है इसको गोबर को अपने खेत के लिए प्रयोग करें, उसके जो है 10 किलो गाय का गोबर लेके उसमें से 810 लीटर गौमूत्र मिक्स कर दें हम उसमें, और उसको हम एक 200 लीटर के ड्रम में 180 लीटर पानी के साथ उसको जो है घोल बना दें उसका, उसके साथ थोड़ी सी अपने खेत में से जो है 400 ग्राम 500 ग्राम मिट्टी लेके वो साथ में उसमें मिक्स कर दे, तो उस मिट्टी के माध्यम से हमारे पास वो जीवाणु जिसकी मैं बात कर रहा था कि भाई वो हमारी खेती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो इस मिट्टी में कुदरती तौर पे पैदा हुए हैं। बशर्ते हमने उनको वहाँ पे जहर डाल के मारा ना हो या जला के मारा ना हो। तो ऐसी जगह से जहाँ पे हमने वो जहर नहीं डाल रखा, हमने आग नहीं लगाई, पेड़ के नीचे से
वो मिट्टी जो है ले तो उसमें वो जीवाणु जिंदे हैं। पीपल और बड़ के नीचे की और बड़ और पीपल का पेड़ा हो तो मैंने पहले बताया कि वो जीवाणु ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा होते हैं, तो उसके नीचे की हो तो उसका तो कहना ही क्या, उसकी तो कोई बराबरी ही नहीं। या हमारे नहर के पास में जो पेड़ पौधे अलग अलग टाइप के खड़े हैं, वहाँ पे हम जो अमूमन कोई कुछ नहीं डालता, तो वहाँ से जिसको जंगल भी कह सकते हो आप, जंगल की मिट्टी भी बोल देते हैं उसको, तो ऐसी जगह की मिट्टी लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा वो जीवाणु होंगे, तो वो जीवाणु वो मिट्टी भी थोड़ी सी हम उसमें ड्राम में डाल दें, और उन जीवाणुओं को जो हमारे मिट्टी में थे, जो गोबर में थे, उन जीवाणुओं को थोड़ा सा खाने के लिए हम जो है गुड़ और बेसन के रूप में उनको भोजन दे दें। 1.5 से 2 किलो गुड़ और 1.5 से 2 किलो बेसन 200 लीटर वाले ड्रम में काफ़ी है, तो वो उसमें अंदर जो है डाल दें। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला दें और 5-7 दिन जो है उसको ऐसे जो है धूप वगैरह से बचा के रख दें, तो 5 से 7 दिन के अंदर उसमें जो मिट्टी में जीवाणु थे, जो गोबर में जीवाणु थे, वो जीवाणु जो करोड़ों की संख्या में थे, वो अपनी संख्या बढ़ा के, अपना परिवार बढ़ा के वो अरबों खरबों में जो संख्या बढ़ा लेंगे। और 7 दिन के बाद जब उस घोल को हम अपने खेत में किले में छोड़ देंगे, चाहे वो पानी के साथ में छोड़ दें चाहे मिट्टी में मिला के छोड़ दें, तो वो जीवाणु वहाँ पे जाने के बाद, अपने उस खेत में जाने के बाद अपना अपना मोर्चा संभाल लेते हैं, अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। उसमें जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले भी जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, मतलब एक तरह से यूरिया का बंदोबस्त करने वाले भी। उसमें वो जीवाणु भी हैं जो फास्फोरस को घोलने वाले, जो मैं बात कर रहा था, जो डीएपी का एक तरह से बंदोबस्त करने वाले, पोटास को घोलने वाले। आपके जो ये घास फूस पेड़ पत्ते जो गिरते हैं, ये गलते हैं, ये वैसे ही नहीं गलते, इनको भी वो जीवाणु खाते हैं, उनका भोजन है ये। और खाने का बाद इसको जो है मैं वो कन्वर्ट करते हैं, जिसको आप कन्नू का जहाँ भैया है, जो खाद बन गई। यदि वो जीवाणु ना हो तो ये पत्ते भी नू के नू पड़े रहे, इनको भी गलने सड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं होगी इनके अंदर भी। तो वो जीवाणु भी हमारे उस घोल के अंदर हैं जो हमने तैयार करे है। तो ये अलग अलग टाइप के सारे जीवाणु अपना अपना मोर्चा संभाल लेंगे और अपना काम शुरू कर देंगे ये, और ये दिन रात काम करेंगे, बिना दिहाड़ी के बिना खर्चे के काम करेंगे। कोई जो है मनरेगा की तरह या कोई और जो मजदूर की तरह दिहाड़ी मांगने नहीं आते अपने से बेचारे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मांगे अपने से कि भी सुरक्षा मांगे हैं कि भाई जहर दे के ना, या वो जो आग लगा के मारो ना हमने बस। और खान खातर भी कोई हलवा पूरी नहीं मांग दे, सिर्फ वो ये मांगे कि भाई जितना भी ये घास फूस फालतू का हमारे पास है, जो फसलों के अवशेष हमारे बच जावे हैं तूड़े के रूप में या भी है, आपकी काम की चीज़ है, लिया वो घर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फालतू का जो चीज़ रह गया उसको जलाने के बजाय आप उल्टा ही जो है ज़मीन में मिला दो, ताकि उनको जो उनका भोजन मिल जाए उन जीवाणुओं को, और वो फिर आपके लिए बिना दिहाड़ी के मजदूर हैं बेचारे, वो काम करेंगे आपके लिए। और जब वो चीज़ हम डालते चले जाएंगे तो ज़मीन में ऑटोमेटिकली ताकत जो है आपकी बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी। वो यूरिया तो आप एक बार डालना तो जो आपने फिर 10 दिन के बाद फिर और डालना पड़ा है, क्योंकि उसमें से तो आधा तो नीचे चला गया, आधा हवा में उड़ गया, थोड़ा सा बांटा आया फसल के, और उसके बाद खत्म है, ज़मीन में कुछ नहीं बचता। इसीलिए हमने जो आई फसल में जो है या साल दर साल हमारी जो बढ़ती चली जाए मात्रा, लेकिन जो सा ये घोड़ जो मैंने बताया, ये तो जीवाणु हैं, उन्हें तो अपना परिवार बढ़ाना है, वो अपना परिवार बढ़ाते रहेंगे। तो उसका इसका शुरुआती दौर में तो इस घोड़ की अपन 4 बार 5 बार जरूरत पड़ सके किले में, लेकिन साल 2 सालों के बाद इसकी जो यहाँ पे 4 बार जरूरत थी, अगली साल तो वो 3 बार डालने की जरूरत पड़ेगी। फिर 2 साल के बाद देखेंगे तो हमने जो है सिर्फ 2 बार डालने में हमारा काम चल जाएगा। तो इसकी तो साल दर साल ज़रूरत घटेगी आपकी, जबकि यूरिया डीएपी की साल दर साल बढ़ानी पड़ रही है हमने। तो ये चीज़ हमारे पास है, इसी को हम जो है दूसरा रूप में बोलते हैं, उसको गंजीवामृत, जो हमारी खाद पड़ी है हमारे पास फालतू, उसके अंदर इस घोल को जो है मिक्स कर दे। या जो संदीप ने जैसे जो बायोगैस प्लांट लगा रखा, कितना अच्छी चीज़ है कि भी अपना जो गोबर सारा उसमें डाल दिया, उसमें से गैस जो है रसोई में आ गई, जो उसका जो सैलरी निकली वो बहुत बढ़िया खाद है।
अब उसी खाद में जो है जीवामृत और मिला दें, वो घोल जो मैं बता रहा था, तो वो एक और ही अजीब सी काम की चीज़ बन जाएगी, गजब की चीज़ बन जाएगी कि वो उसमें खाद खुराक तो थी, जीवाणु और हमने शामिल कर दिए। जब उस चीज़ को हम जो है तैयार करके न अपने फसल में डालेंगे तो नेचुरली सी बात है, आपकी ज़मीन का भी रंग बदलता चला जाएगा, पैदावार की भी आप अपनी आंखों से देख सकोगे। तो ये चीज़ हमारे जो है संबोधन से जो भाई जी कह रहे थे कि भाई ना खेती को नहीं हुआ है, भाई जी इनमें बहुत बढ़िया तरीके से होने लग रही है खेती। इसीलिए जो ये खेत, ये प्रोग्राम हमारा यहाँ रखने का मकसद यही है। आजकल हम जो है ये प्रोग्राम ऐसे ही किसान के खेत पे जाके रख रहे हैं। हालांकि हमारा ट्रेनिंग सेंटर है जींद में, जो मैं बता रहा था, डॉक्टर साहब जो है ट्रेनिंग करने के लिए जब गए, हमारा स्टाफ भी जाता है, किसान भाई भी जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हर किसान नहीं पहुँच पाता। तो हमने जो है ये जो बीड़ा उठा लिया कि भाई हम किसानों के पास जाएंगे। अब यहीं इतने भाई बैठे हैं यहाँ पे 100 के आसपास, 60 70 80 हो गए। अब 70 80 तो जो है जींद जाना बहुत मुश्किल है, सबकी बस की बात नहीं है, गाँव से तो नहीं होता, लेकिन यहाँ कम से कम हम आए तो बातचीत सबसे होगी। और वो ऐसी जगह इसलिए चुनी कि भी जो भाई जो है, बहुत सारे आप ऐसे भी होंगे जो है यहाँ पहली बार आए हैं, और जब पहली बार आए हैं तो जब संदीप के यहाँ पे जब देखोगे कि भाई हाँ यार इतना बढ़िया बाग, इतनी बढ़िया फसल जो है, बगैर जहर के, बगैर यूरिया के, बगैर डीएपी के, इन चीज़ों से संदीप कर रहा है, तो जो भाई जी के मन में डर था कि ना नहीं हो सकती, वो डर भी निकल जाता है। इसीलिए ऐसी जगहों पे हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हम जो है यदि प्रयोग करते हैं तो हमारी अच्छी पैदावार होती है। जब बात आवेगी कि बिन्नू कहोगे पैदावार तो होगी, जब वो बीमारी में जो आवेंगी वो सुंडी, उन तक कौन रोकेगा, उन तक कौन बचावेगा? क्योंकि आवेंगी, कुदरत है, वो भी आवेंगे। क्योंकि इस प्रकृति ने जो बहुत बड़ी ताकत है, उसने जो 84 लाख योनि का अपन जो जिक्र कर रहा है, सबके खाने का, सबके रहने का बंदोबस्त करके उसने एक सिस्टम बनाया हुआ है। वो तो आएंगी। क्योंकि उसने उसमें जो है आप उनका भोजन की व्यवस्था के लिए देखोगे, आप उसने कुछ की आदत बना दी, मांसाहारी बना दी, कुछ को जो है उसने शाकाहारी बना दिया। जो शाकाहारी हैं, जो सिर्फ पत्ते, फूल या फल खाते हैं, जिसको आप शाकाहारी बोलते हैं, अब वो पक्षियों में भी हैं, आपके जो है पशुओं में भी हैं, और ऐसे इन कीट पतंगों में, कीड़ों में, इनमें भी हैं। जो शाकाहारी हैं वो जब अपना पेट भरने ये घूमते फिरते आएंगे, उसके पसंद की चीज़ मेरा या खेत में मिल जाएगी तो वहीं पर अपना डेरा डाल देंगे, वो खाएंगे, अपना पेट भरेंगे। लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गए तो उस हिसाब से हमारी फसल में इतना नुकसान कर दिया, जिससे मेरे को आर्थिक नुकसान होगा, तो मेरे भी रोंगटे खड़े होंगे कि भाई इनका तो पेंडा छुड़ाने खातर कुछ ना कुछ करूं। और फिर हमने जब वो जहर की शीशी ही दिखाई देती है, मतलब दिखाई देती है या जो हमारे को दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ सोचने की बात है, पहली बात तो यदि हम जो है ये यूरिया डीएपी यदि नहीं डालते तो कुदरती तौर पे उसमें बीमारी कम आती है। तो ऐसी हालात में हम जो है, आप देखोगे कि भाई इनमें वैसे तो पहली बात तो कम बीमारी आएंगी, कीड़े भी कम आएंगे आपके, जब हम ये चीज़ नहीं डालेंगे तो। फिर भी कुदरत है, प्रकृति है, आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, बिल्कुल 100% नहीं आएंगी, जीवन चक्कर है वो तो चलता ही रहेगा, बिल्कुल चलेगा साहब। लेकिन उसके अंदर जो है हम जो मांसाहारी कीटों की जो बात कर रहे हैं हम, जिसको आप जो है कैंप में डॉक्टर साहब और जब आप कई बार सुनते हो, जिसको मित्र कीट कहते हो, वो वास्तव में मांसाहारी है, मांस खाने वाली जो आदत बनाई है, और वे भी अपना पेट भरने के लिए घूमते रहे हैं। अब उन्हें तो पेड़ पर वो पत्ते वत्ते खाने नहीं, उनकी तो आदत है वो लेग पीस खाने की, तो वो अपने ब्योंत के हिसाब से अपना शिकार करेंगे। और वो शिकार किसका करेंगे? जो शाकाहारी कीट है उनका, जो हमारे नुकसान करने लग रहे थे उनने मार के खावाएंगे। अब वो चीज़ जो है हम समझते नहीं है, हमारे को समझने नहीं देते लोग। कितने किसान इसे देखा हम जो है, जो मकड़ी आ जाती है तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब मकड़ी बहुत होगी, मकड़ी की कोई दवाई बताओ ना। बिल्कुल सारे ही हैं जी, मकड़ी मारना रहे हैं सारे। या ऐसे ऐसे आपने जो बहुत सारे कीट हैं, एक लालड़ी सी आकर बरसीम में देखी होगी, लालड़ी सी आपने,
अब वो जो है आप उसी से उसने वो मान बैठते हो, जो बेलना के ऊपर भी एक लालड़ी सी आवा है, जो बेल के पत्ते ने जो है जड़ते खा जावे। बेल जो आप बोवा तो कोई काकड़ी की बोवा, तीरे की, खरबूजे की, मतीरे की कोई बोवा तो उससे मिलती जुलती सी हो है वह। तो ऐसी हालात में हमने नू नहीं पता कि भाई इनमें दोनों में किमें फर्क है क्या। वो जो सी मैं लालड़ी की जिसकी बरसीम में बताऊं, जो आपके सरसों का टाइम में आजकल दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, जब थोड़ा सा मौसम गर्म होना शुरू हो जाएगा। क्यों दिखानी शुरू हो जाएगी? क्योंकि उसमें जो है अपनी सरसों में भी इसमें भी थोड़ा बहुत अड़ आना शुरू हो जाएगा। वो अड़ आओगा तो उसने खान खातर वह भी गल्ले गल्ले आ लेगी, जिसने लेडी बर्ड बीटल बोलते हैं हमारे जो डॉक्टर साहब और की भाषा की बात करूं तो मैं, या जो देसी भाषा में कड़ियां बड़ियां बोलते हैं, उसने कड़ियां फैल पास बोलते हैं। अब उसका बच्चा जो है वो इतना जबरदस्त चेपे ने खावा है, एक बच्चा जो है 250 चेपे के बच्चे ने खा जावा है। अब उस एक लालड़ी का बच्चा, और वो लालड़ी खुद जो है 70 से 150 तक बच्चे देवा है। तो उससे अंदाजा लगा के चलो कि भाई उसने 100 बच्चे दिए और उसने 100 बच्चे ने 100 बच्चे खाए, तो एक लालड़ी का कुटुंब ने कितने जो है फीट के तेल के बच्चे खा लिए, मतलब खा लिए, मतलब 10,000 एक सिर्फ एक लालड़ी का कुटुंबा। और वो तो उसी से तो बहुत हुए हैं। तो वह चेपन छोड़ देंगी नहीं, साफ बना देंगी। लेकिन उसका बच्चा जो है वो थोड़ा सा सुंडी वर्गा हुआ है देखने में, मगरमच्छ जैसे काले रंग का। युवा पर आप देखोगे, जब युवा में भी चेपा खाने लग गया आजकल, तो उस टाइम पे अमूनन जो है वो आपको लेडी बर्ड बीटल का बच्चा भी खूब दिखाई देगा। और किसान उसने जो है सुंडी समझ ले है बेचारा, और सुंडी समझ के यह जो है वो कोई कंपनी वाला या कोई मेरे वर्ग का बेईमान सा जो है दवाई बेचने वाला है, तो वो क्या करेगा, जब वो पूछेगा नॉलेज गिवा में सुंडी होगी, तो वो जो है तुरंत उसको जो है, क्योंकि असल में तो बेचारे को उसको ही नहीं पता होता कि भाई वास्तव में वो सुंडी है क्या है। वो करेगा कि ला यह बोतल ले जा और जाके छिड़क दिए, साफ हो जाएगी। और एक काम और कर लिए, या तो छिड़केगा बोला साथ में यह और छिड़क दिए, फूटा अच्छा हो जाएगा, जोड़ा पड़ते है जी। और साथ में यह एक और ले जा, बोला यह जो और कर देगा 200-250 ग्राम की, बोला इसमें दाने में चमक आ जाएगी। तो ये चीज़ जो है नहीं हो रही, तो आप बता दो। बिल्कुल, जबकि ज़रूरत इसकी भी नहीं थी कि भी आपके जो वो तो फायदा करने खातर आ रही है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो उसको जो है 3-3 4-4 जो खाम खा के डलवा के उसका जो खर्चा भी बढ़ा दिया, जहर भी डलवा दिया, जिससे उसकी ज़मीन भी खराब, उसका जो है उत्पादन भी खराब, सब कुछ खराब। तो ऐसी चीज़ से एक तो हमें उनको जो पता लगे, हमें पहचान हो उनकी, फिर आप किसी चक्कर में नहीं आओगे। वरना तो उसमें जो हमारे का जो ना बेरा होना का जो है दुनिया फायदा ठा रही। दूसरा, उसके बाद यदि हमने फिर भी थोड़ा बहुत जो नहीं जब फटका रहा है दिमाग में, तो आप देख रहे हो जो हमारा जो ब्रह्म अस्त्र की बात करूं, वो एक दो वो बुकलेट दे दी क्या, इसके अंदर देखोगे आप, नीमा अस्त्र है, अग्नि अस्त्र है, ब्रह्म अस्त्र है, 10 परणी है। ये काय के अस्त्र वो नहीं है कि भाई जो अस्त्र जो तलवार पिनानी है, इसमें सिर्फ नीम की पत्ती जो है उसको कूट के नीम के जो आपके गौमूत्र के साथ आपने जो मिक्स करके रखनी है, जिसको नीमास्त्र का नाम दिया गया है। उस पानी को जो है साथ में हम जो स्प्रे करेंगे तो वही काम करेगा जो आपका कॉन्फिडोर या एक तारा करता है। अब इसमें तो जो नीम की पत्ती से नीमास्त्र बनाओगे, आपके कोई धेला लगता नहीं, आपका कोई जहर नहीं, कोई किसी मित्र कीट को नुकसान नहीं करता, न कोई आपके अनाज में कोई जहर आने की बात, और काम वही जो आपका कॉन्फिडोर कर रहा है। तो इसमें जो है आप बताओ, कॉन्फिडोर में लाने में फायदा है या ये नीमास्त्र बनाने में फायदा है? ज़्यादा थोड़ी सी तेज हो जावे तो हमने जो कोई सुंडी वगैरह का डर है तो 10 परनी बना लो आप, 2-2 किलो पत्ती नीम, आग, दतूरा, बकैन, कनेर, इस डाल के पेडे, जिसने पशु नहीं खाते हैं मोनन, उनकी वो चटनी सी बना के हम जो है गौमूत्र के साथ और उसमें साथ में थोड़ा सा गोबर डाल दें, और उसको जब 15, 20, 25 दिन तक रख दें, तो उसका जो उनका सबका अरक उसमें जो उस पानी में निकल आता है, उसको आप छान के ना जब रख लो, जब जी करे जब आप जो स्प्रे करो, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं, कोई चक्कर नहीं एक्सपायरी का। तो वो चीज़ हम बना के जब यूज कर सकते हैं, तो हमारे को इन किसी जहर की ज़रूरत नहीं है डालने की।
तो साहब ये चीज़ से हम बचाव भी कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें हम पैदा करके हमारी पैदावार भी ले सकते हैं। और ये दोनों चीज़ होगी तो होगी खेती, फिर अपना डर का एक अगबे खेती होवे कौन इनके बिना होवे है साहब। हाँ वो इसीलिए नहीं बढ़ने लाग रही, सही बात है। देखो एक बात है कि भाई हम जो है हम जब बात कर रहे हैं कि भाई टॉपिक डाले बगैर या देसी तरीके से खेती हो जाएगी कि जब तो नुकरा ना कोनी होवे, और जब केमिकल की बात करा तो यहाँ केमिकल का खेती होगी कि वह मंडूसी कोनी जल रही टॉपिक तय है। तो यहाँ नहीं कहते कि भाई केमिकल से ना खेती कोनी होती, यहाँ नहीं कह रहे हम। फिर भी हमने सोचा कि दूसरा कोई बता दो, जहर बता दो हमने। जबकि इसमें जो बात करा ठीक है गेहूं में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अड़ंगे खातर जो है यदि हम बात करें इसमें जो है यदि प्राकृतिक खेती का हम देखें तो उसमें एक बोलते हैं मल्चिंग आच्छादन बोलते हैं उसको। जो चौड़ी डोली वाली फसलें हमारी उनके अंदर हम जो है आप देखते हो आजकल सब्जियों के खेतों में जो प्लास्टिक की सीटें जो लोग बिछाते हैं, कचरा भी तो वो किस लिए जो बिछाते हैं, वो इसीलिए बिछाते हैं कि भाई वहां पे ये मंडूसी वर्गे जो खरपतवार ना उगे, और जब उससे जब वो खरपतवार रुकेंगे उसके साथ साथ उनका और भी फायदा हो जाएगा उससे। एक तो पानी नहीं उड़ेगा तो मतलब नमी बनी रहेगी, वाष्पीकरण नहीं होगा तो पानी जो नमी वहीं बनी रहेगी, तो पानी की जरूरत कम पड़ेगी। जरा 4 पानी लगाने पड़े 2 पानी में काम चलेगा, तो पानी बच गया हमारा, पानी पर होने वाला खर्चा बच गया। साथ में जब नमी बनी रहेगी तो जो केंचुए हैं या दूसरे जीवाणु हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, तो वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, तो हमारी ज़मीन उपजाऊ ज़्यादा बनेगी, पैदावार ज़्यादा आएगी। तो उस हिसाब से साहब इसके अंदर प्राकृतिक तरीके से यदि खेती करने की बात करें तो इसके अंदर भी ऐसे ऐसे तरीके हम थोड़ा सा एक फसल चक्कर अपना लें, बदल के फसल बोना। उस किले में जिसमें नदी का मंडूसी ज़्यादा है उसमें अगली बार जो है सरसों ले लो, दूसरे किले में गेहूँ न ले लो, फिर अगले साल हो सके तो उसमें जो है चारा बो दो, 3 साल या चने बो दो, जो है साडी की बात करा दो, तो 3 साल 2 साल उसमें बीच में दूसरी फसल बो दोगे, तीसरी साल ऑटोमेटिकली आपका मंडूसी का बीज जो है उस किले में खत्म। तो चौथे साल आपने तीसरे साल उसमें आपने ना टॉपिक की बाट देखनी ना लीडर की बाट देखनी, कहीं की जरूरत ही नहीं पड़नी। तो ये तरीके यदि हम अपना ले तो फिर हमें जो है इन लीडर फीडरों से जो है बचा जा सके। और इस चीज के लिए जो है प्लास्टिक की बजाय जो यदि चौड़ी वाले जो लाइनों वाली फसल वाली है, तो जो फसल के अवशेष पराली है, सरसों का तूड़ा है, ग्वार का न्यार है, या हमारे खेत का वैसे पाड़ा हुआ जो घास फूस है उसको एक जाल में डाल के सुखा लिया, उन चीज़ों को बिछा दो आप। वो चीज़ हमारी जो है घास को खरपतवार को उगने से रोकेगी, आपकी नमी को बनाए रखेगी। उल्टा हवा में से नमी पकड़ के जमीन को नमी जो पकड़ देगी, वो जीवाणु ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि वहाँ पे उनको नमी भी मिल गई, उनको अंधेरा भी मिल गया और उनको खाने उसी का जो वो पत्ते मिल गए, वो ज़्यादा काम करेंगे तो ज़मीन ज़्यादा ताकतवर होती चली जाएगी। और वो जब गड़े सड़ेगा तो ऑटोमेटिकली इसी बात है वो खाद का भी काम करेगी। तो वो चीज़ हम जो है गेहूं में तो नहीं यूज़ कर सकते, पर सब्जी वगैरह है, बाड़ी है या वो दूसरी है, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती है। तो साहब ये चीज़ें यदि हम प्रयोग करके चला तो हमारी खेती जो है बहुत बढ़िया तरीके से संभव है, बगैर जहर के जो है डालने से संभव है, पैदावार के हिसाब से भी और हमारी जो है ज़मीन की उसकी पैदावार की क्वालिटी के हिसाब से भी। अब आप वर्गा भी किसी न किसी मन में हूँ आ जाए हूँ डॉक्टर ठीक है तनख्वाह ले हुए है, कहना आसान है, करके दिखाओ ना, जब बेरा पाटा है क्यों जी हार योग जरूरी है बात मन में है। अगर उनमें हम पागले आगे पे 2 टॉपिक डाल लिए तो वह नहीं कमा, दिमाग का इलाज करना पड़ा जी। पर साहब इस चीज़ में जो है मैं ये चीज़ आपके साथ इसीलिए आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मैं खुद करता हूँ, कल्ले भाषण नहीं देता। मैं जो है 2018 से ये चीज़ कर रहा हूँ, जैसे संदीप भाई कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे राजपाल जी आलिए क्या ये बताया
राजपाल जी कर रहे हैं। और भी बहुत सारे किसान भाई हैं, एक दो तेरे और मेरे को लग रहे हैं जो अमेठी में जाके ट्रेनिंग लेके आए हैं, वो कर रहे होंगे शायद से। 2018 से मैंने भी अपने खेत में कोई दाना जो है यूरिया का नहीं डाला है, कोई दाना डीएपी का नहीं डाला है, कोई टॉपिक नहीं डाली साहब। और आप भी चलो मेरे साथ जो है जींद के पास हीर का गाँव है मेरा, आपको मेरी गेहूं में कोई मंडूसी नहीं मिलेगी। हाँ मेथा मिल सकता है पर मंडूसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो जो है आप थोड़ा सा बदल के 2 साल जो उस किले ना घुमा दो, मतलब उसको भेजना नहीं चाहते जी। मैं बेटी तो नहीं गया सर, लेकिन मैं 2025 से नॉन फर्टिलाइजर और नॉन पेस्टिसाइड पे हूँ जी। मेरा खेत, और मेरे खेत में अभी हमारे यहाँ मंडूसी नहीं होती, जहीर बथुआ पालक ये होती है, तो वो भी नहीं है अभी गेहूं में। लेकिन उसका बोने का तरीका, वो जो पुराना तरीका उसके हटके करना पड़ेगा। पानी लगाने के कम से कम 21 से 28 दिन बाद गेहूं बोनी पड़ेगी उसमें। बिल्कुल। यहाँ 7 से 8 दिन बाद में गेहूं बो देते हैं पानी लगने के, तो उसमें ज़्यादा होगा। 21 से 28 दिन पे बोवाएंगे तो उसमें बथुआ गुल्ली डंडा जही कम होंगे। हाँ, इस टाइप के जो है बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम अपना लें तो हमारी जो सी ये समस्याएं ऑटोमेटिकली आदि तो वैसे कंट्रोल हो जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है पूरी संभावनाएं नहीं, मतलब मैं 110% जो है आश्वस्त हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि अपने हाथ से कर रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ ये बात। और उस चीज़ के अंदर जो है एक खास और भी बता दूँ आपको कि उस चीज़ के लिए बिक्री के अंदर भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। जो मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, उस चीज़ का जो आज जो एक मार्केट जो डेवलप होती जा रही है, जो मांग बढ़ती जा रही है ऐसी चीज़ों की जो बगैर जहर की हों, जो प्राकृतिक तरीके से जैविक तरीके से पैदा करके जिसमें वो जहर का असर नहीं है, उनको जो है लोग 2 पैसे अच्छे दे के न खरीदने के लिए तैयार हैं। देसी कणक हो साहब और बगैर जहर के तैयार कर रखी हो। कल्ला नूनिक में 306 हैं। तो वैसे तो आपा देखा हाँ अपने यहाँ पे भी आम किसान जो हैं, वो जैसे भाई ने बताया 306 बोतरे इसे कंधे मिल जाएंगे ना, घर घर गो जोगी तो मैं देसी बहू हूँ जी और बिना यूरिया की बहू हूँ। पर उसने जब नू पूछा भाई उसमें सामने में के बो उस किले में, ला उसमें तो बाड़िए बोनी पड़ा है उस टाइम पे तो, या जीरी बोनी पड़ा है, ला फिर उसमें तो गेड़ना पड़ा हुआ तो कौन ही हुआ बिना उसके। तो वो गेड़ी ओड़ी फिर हमारी उस गेहूं को 306 को वह चीज़ नहीं रहने देती, उसका असर उसमें आवेगा। बहुत सारे ऐसे किसान आपको देखने को मिल जाएंगे जो अपने गेहूं न बेच के मंडी में जो अपनी 2400-2500 रुपये जो MSP होती है, और MP की गेहूं के नाम पे जो है वो 4000 रुपये खरीद के लेने भी पाओगे आपने बहुत सारे। आप में तो भी है कि कोई ऐसा भाई जो MP की गेहूं खाता हो? चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे अब एक चीज देखो, आप उनको ये नहीं पता कि वो MP की है या नरेला की पैकिंग हुई हो रही है। और MP ते भी आवे तो उनमें ते भी जो है कौन सा तसल्ली है कि वो बिना जो है इस कबाड़ के जो पैदा कर रखी है, टोटली में पेस्टिसाइड और केमिकल डलता है, खूब डल रहा है साहब। तो इसमें जो है बढ़िया तो यही है कि भी अपनी 2 कनाल में आधा किला में आप खुद अपने हाथ से बोल ले अपना, उसमें हो जाएंगे 2 मन कम हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पहली बात तो जो है यदि ढंग से हम जो है प्लान बना के चला तो पैदावार में भी कोई कमी नहीं आती। ये भी एक जो है खाम खा का बहम है हमारे। यदि हम जो प्राकृतिक तरीके से करते हैं, थोड़ा प्लानिंग से चलते हैं, तो आपकी पहले साल जो पैदावार बढ़िया आनी शुरू हो जाती है। और जब आ भी गई कम, तो आज बता रहा हूँ मेरी जो बुकिंग गेहूं की शुरू हो गई है और 7000 रुपये क्विंटल में बुकिंग चल रही है। जब 2 मन 4 मन कम होगी तो मेरे जो है जिसके 20 मन हुई, जिसने 60 मन ले ली और मेरे 20 मन हुई, तो बताओ उसका बराबर लोग लग गया कि नहीं लग गया? या तो जी डॉक्टर साहब पहली बार ही पहले साल ही 5 से 7 हज़ार चाहिए। पहले तो ये बात किसान के दिमाग में आती है भाई 5 से 7 हज़ार बेचन के हिसाब से मत करो, आप मत चक्कर में पड़ो। आप कम से कम पहले जो उनसे ये नन्हे मुन्ने बचान खातर नहीं, इन्हें बचान खातर अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से तो शुरुआत करो। आप कम से कम जो है उनके इन्हें तो जो है आप अच्छी चीज़ खाने के लिए तो दे दो पैदा करके। और जब नू बेरा पाटेगा कि भाई हाँ यार ये अपने खातर तो बढ़िया होने लग जाए, तो अगली बार आपसे भी वो 7000 मांगने से बड़ा आ जाएगा आपके पास।
अगली बार फिर बढ़ा देना डबड़ी, 2 भाई और आओगे तो फिर अगली बार 1 डबड़ी और बढ़ा देना, उसमें आपके जो है गाहक जुड़ जाएंगे, जो 7,000 रुपये आपको वो मिलने शुरू हो जाएंगे। आज बेचने की एक थोड़ी सी हमने जो है कला सीखने वाली बात है। कॉटन पे विश्वास नहीं हो रहा जी इनको, कॉटन पे जैसे पेस्टिसाइड के बिना कॉटन नहीं होती, ये ज़्यादा इनका भ्रम है साहब। जब पेस्टिसाइड के बगैर कॉटन नहीं होती तो जो है, जब यहाँ पे कपास बढ़िया होने लग रही तो बाजरा भी होता होगा, क्यों जी? जब बाड़ी बोने के बजाय जब बाजरा बो दें उस किले में तो हो जावा है, फिर नु कहोगे कि भाई उसमें बचता को नहीं कुछ है, बहुत ज़्यादा क्या है, बाजरा ज़्यादा चाहिए कि मतलब कॉटन के मुकाबले बाजरे की पैदावार, बाजरा की पैदावार जब जाके उसके बराबरी हो गए। हाँ मतलब उसके बराबर आनी चाहिए। अब आप में यदि गुण हो थोड़ा सा, हम जो है उस पुरानी आदत न छोड़ दे वहाँ। अब मेरा जो मेरा मैं सिर्फ मेरा ही उदाहरण बताऊं, 1.25 किले में बो रखा था मैंने बाजरा। क्या भाव था बाजरे का अब की बार? 2200 रुपये MSP था, मैं क्या 2300-2400 रुपये के आसपास। तो अमूनन 1800-1900 बिका था बाजरा, तो वैसे तो चल 2200 मान लेते हैं आपका जो है 2200 बिका। तो अब मेरा तो कौन पिट्टा भरा, 2200 में कौन भरा मेरा तो। मेरा बाजरा आज भी लेने के लिए 3500 में नोरे खावा है, 3500 में भी मेरा कोई जो है दिल सा भरदा। हालांकि पैसे की बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे की लालसा की वजह से दिल नहीं कर रहा। मैं अपना जो है हमारे किसान भाइयों के लिए एक उदाहरण पेश करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। उस बाजरे को बाजरे के हिसाब से बेचता ही नहीं, उसको सिर्फ क्या करता हूँ, मैंने पीस के अंदर 1-1 किलो की थैली में पैक करवाता हूँ, ताज़ा आटा। अब जो अर्बन सेक्टर में दुनसेरा में है, गांव में तो जाके अंदर दुनसे जो रहने लगे, सबका जो बाजरे की रोटी खाने जी रहा है आजकल इस ठंड में, तो जो है न्यारा जी रहा है। अब वो बाजरा पता क्या रेट बिका है, आटा क्या भाव जावा है, 50-60 रुपए किलो आराम से। और न्योरे खा के एहसान मानना है कि भाई बाजरा दे दिया भाई ने, आटा दे दिया आज तो पीस के ना है। कुछ केमिकल वाली क्या हुआ है, कुछ केमिकल वाली मिला लेते होंगे। जिस दिन यार दिमाग में आ जाएगी तो जूत पड़ेंगे, जूत। ऊपर वाला देखे है, ऊपर वाला देखे है आप, हाँ नहीं खा के देखने वाला सही बात है। यदि आपने जो है नु सोचना है कि भाई ना ये बाजरा ये साल मैंने 5,000 बेचना है, फिर आपने चलना पड़ेगा ईमानदारी के साथ। ईमानदारी वाले की कोई कीमत की कमी नहीं है। बस तेरे गांव में ऐसा मिल जाएंगे, पहचान ना घी लेना तो फलाना कहते हैं। कहीं ना कहीं शेर सिंह की भी तो पहचान बनी थी कि उसने बढ़िया, कहीं ना कहीं शेर सिंह की भी पहचान जब बनी थी जब उसने अच्छी दी होगी, तभी जो है वो दी। पर अब जो है अब सुनो बात, अब ये सुनो बात आपकी कि ये जो है चीज जो प्रकृति, उसका आगे ना शेर सिंह अड़ सकता, ना डॉक्टर सुरेश अड़ सकता, ना सुभाष अड़ सकता। प्रकृति को समझना होगा, प्रकृति के हिसाब से हम जो है चलेंगे तो आपकी मंडूसी भी मरेगी, आपकी जो है वो नरमा की जो वो भी चीज़ भी मरेगी। यदि हम प्रकृति के खिलाफ चलेंगे तो वह मंडूसी भी एंडी पाकेगी और वह नरमे की सुंडी भी एंडी पाकेगी। नुए उलाने देते रहियो, नुए बालका ने जो है जहर खिलाते रहियो। मर्जी आपकी है, कोई न्योरे खान नहीं आओगा आपका। जो है यदि बच्चे बीमार करांगे तो अपने करांगे, किसी के आपकी के ना मोदी जी के करते, ना किसी और XYZ के करते। यदि जमीन का टुकड़ा खराब होगा तो तेरा होगा या मेरा होगा, ना किसी खट्टर साहब का होता, ना किसी हुड्डा साहब का होता, ना किसी जो है XYZ दूसरे का होता। यदि वास्तव में आप इन नन्हे मुन्ने को बचाना चाह रहे हो, यदि वास्तव में आप अपने उस जमीन के टुकड़े को बचाना चाह रहे हो, वास्तव में आप अपने आप को अपने परिवार से प्यार करते हो, तो ये फालतू के उलाने दे के कम से कम जो है 2 कनाल आधा कनाल में तो जो है आप इस टाइप का तरीके से शुरुआत कर दो।
मैं तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे अपील करता हूँ। बाकी मर्जी आपकी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यदि आपने उसमें ज़्यादा मज़ा आवे तो बेशक करो, लेकिन उसमें रास्ता जो है अंधकार में है। ये बेवकूफ़ नहीं है WHO के वैसे ये कह रहा है कि जो 30% जो पॉपुलेशन जो आपकी कैंसर की पेशेंट होगी, ये बेवकूफ़ नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड है सारी बातें। दिख रही है आगे की इनको। तो यदि उस चीज़ से आप बचना चाहो तो ज़रूर से ज़रूर जो है ये प्राकृतिक खेती में जो पूरी संभावनाएं है। सरकार जो है ठीक है, आपको नहीं लगता होगा, हम कहने को कुछ भी कह दें कि ये तो मारे करें या फलाने करे रहें, लेकिन सरकार जो से आज जो शुरुआत करने की, आदत डालने की जो बात कर रहे हैं, ये बहुत जो लंबी सोच के जो चीज़ करी जा रही है। हमें आना पड़ेगा एक दिन इसके ऊपर। इसके लिए आज तो सरकार मदद कर रही है। आप जो है उस प्राकृतिक खेती के पोर्टल में जाके न जो ढंग से अपने जो पूरे नियम कायदे पूरे करोगे तो सरकार मदद कर रही है। जो वो ड्राम के अनुदान के रूप में जो 300 रुपये के हिसाब से दे रही है। गाय खरीदने के लिए 30,000 की मदद की बात आपने सुनी होगी। 4,000 रुपये डेमोस्ट्रेशन प्लॉट नेचुरल फार्मिंग के यहाँ पे लगवा रहे होंगे, तो वो मदद कर रही है। तो इस टाइप की सरकार जो मदद कर रही है, कल को ये मदद भी नहीं करेंगे, आपने करनी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि भाई हम जो है 2 साल बाद जो ठोकर खा के करा तो आज समझ जाऊँ। समझदारी तो इसी में है हमारी। तो मैं तो लास्ट में जो है आपसे फिर एक बार जो हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि भाई अपना ब्यों जैसा भी है, चाहे जिसका 2 कनाल का है, आधे किले का है, किले का है, 2 किले का, वहाँ से शुरुआत कीजिए आप। अपने आपको मज़ा भी आएगा, पैदावार भी होती दिखाई देगी। और अपने आप जो है, जब मेरे पास जो गेहूं की इतनी मांग है तो मैंने नू दिखा है कि मेरे को नू लगाया कि पड़ोसियाँ की भी मिल जाओ, तो मैं पड़ोसियाँ की भी लेके बोलूँ। धीरे धीरे इस टाइप से की मांग बढ़ेगी तो आप अपने पास जो ज़मीन है 10 किले है तो 10 में अपना आप पैदा करने लग जाओगे। तो ये पूरी संभावनाएं हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इसको जो है इस पर अपना थोड़ा दिमाग पे जोर दे के आप सोचोगे इस बात को कि भाई वास्तव में हमें जो अपने बच्चों के लिए करनी चाहिए। तो ये कुछ बातें जो थी हमने में जो है बातचीत करी। वैसे तो जो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए। कभी आइएगा आप हमारे जो अमेठी संस्थान में भी हम 3 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं। वहाँ पे सरकार आज के टाइम पे सरकार किसानों से कोई पैसा नहीं ले रही प्रशिक्षण का। वहीं पे अपनी तरफ से खाना खिलाती है, ठहरने की व्यवस्था करती है। जैसे भी हम जो प्रशिक्षण दे पाते हैं वो देने की कोशिश करते हैं। साथ में कोई आगे बढ़ के ना उसका जो ब्रांडिंग में सर्टिफिकेशन में जो करती जाता है कि किसान भाई, तो उसके सर्टिफिकेशन की जो है अच्छी खासी फीस होती है वैसे तो, पर उसको जो किसान से कोई फीस नहीं ली जा रही है आज के टाइम पे। सरकार उस चीज़ को खर्चे को उठा रही है। ब्रांड बना के जिसने MDH के मसाले, फलाने मसाले, इस टाइप का कोई यदि आगे बढ़ता है मेरा कोई युवा भाई, तो उस चीज़ के लिए जो है 20,000 रुपये के हिसाब से मदद कर रही है। तो ये चीज़ें जो है आप डॉक्टर साहब से जो संपर्क करके अमेठी में जो आइए, आपका संस्थान है, वहाँ पे ट्रेनिंग हम जो और आपको और बेहतर दे पाएंगे। दूसरे वैज्ञानिक, दूसरे जो एक्सपर्ट हमारे वहाँ पे आते हैं, तो उनसे बिक्री की कैसे है, सर्टिफिकेशन की कैसे है, कैसे हम जो पैदावार कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम जो वहाँ प्रयास करें। तो वहाँ भी आप आइएगा और यहाँ भी किसी भाई के दिमाग कोई मन में कोई बात है तो आप पूछ सकते हो। आपका स्वागत है।